कैसा गया तुम लोग का रिजल्ट कैसा है? मेरे को आ गया ना तुम लोग के 5 जमा बैक आई है मेरी तो झूठी ना बोल रही है। अरे कपन मैं पेपर को आसान आया सीरियस बता रहा हूं लिख के भी आए पता नहीं अब रिजल्ट अच्छा ही आएगा ऐसा कुछ नहीं। पेपर में ही हम लोग लेट पहुंचे थे तो एक्चुअली मैं डिप्रेशन में नहीं दिया पेपर सही में नहीं दिया ना पेपर तो बहुत अच्छा था। पेपर अच्छा था, अच्छा गया ना हम लोगों का? यस मैम। अच्छा वेरी गुड। पेपर तो आसान आया था मैम सारा। आसान नहीं आता है। देखो बीएड में क्या है, कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं वही तो पढ़ाएंगे ना, वही चीजें होती हैं। वो याद तो आया था कॉमन टॉपिक में क्यों तो कॉल बैक आया होगा, मैंने थोड़ा नहीं आया था। तीनों थ्योरी में से एक भी थ्योरी है एप्लीकेशन आया होगा। मैं नहीं कहूंगा अपना पेपर मेरे पास सारा है। आपका आया था थ्योरी आई थी केयूटी में ही थी। इनके में सही आया था, इनके में भी सही आया था। सारा खराब एमडी में हुआ था। बहुत पता थ्योरी पढ़ के करके एक भी थ्योरी नहीं है वो जबकि फिक्स ही होती है। आपको पैटर्न चेंज कर रहे होंगे जिसका नहीं दिया उन्होंने। और बाकी थ्योरीज, बाकी लर्निंग की थ्योरीज वगैरह, कंडीशनिंग वगैरह, शॉर्ट आंसर्स कंडीशन फिर लॉन्ग में क्या आया फिर? लॉन्ग में एनवायरनमेंट और वायरस मिक्स करके दे देते हैं। वो फैक्टर है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट वाला इंपॉर्टेंट था, वो तो बताया था आप लोगों को। ठीक है, वो दिखा होगा अपने लॉन्ग में। और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आएगा? हेरिडिटी एनवायरनमेंट हो गया और बाकी के चैप्टर्स में फर्स्ट का बात तो चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप में चाइल्ड एंड पर्सनालिटी आया था। बस मैंने बोला था पर्सनालिटी आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है। पर्सनालिटी कब आया था? अरे पर्सनालिटी सेकंड यूनिट में आया था। हां सेकंड यूनिट की बात हां मैं वो पेपर की बात कर रही हूं। पूरे चाइल्डहुड एंड तो मैम हमने बोला था क्वालिटी में वाला आएगा। अरे बस मुझे तो चिंता है ना बस क्यों पर्सनालिटी आया था बोलते हैं हेरिडिटी एनवायरनमेंट की आई थी। प्रीवियस 5 साल में वो क्वेश्चन नहीं आया। मैंने बोला तो पढ़ लिया करो, पर्सनालिटी आता है वो डाल देते हैं। ये लोग पढ़ के गए सभी नहीं कर पाए थे। क्यों? और एक बात है ना बाहर जाके ऐसा लगा सारे लोग पढ़ ही रहे और कुछ लोगों ने डिप्रेशन में डाल दिया था। दूसरों का नहीं सुनना चाहिए, दूसरों का सुनना तो बेटा ऐसे ही होता है। जो सबसे ज्यादा पढ़ के आया होगा वही बोल रहा होता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा। पर्सनालिटी आई थी, फिर वो हेरिडिटी एनवायरनमेंट आया था और कैसा आया था? फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये तो मैं टेक्स्ट पे लिख कर इतने बड़े-बड़े लॉन्ग क्वेश्चन तुम कैसे लिखते हो? नहीं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं नॉर्मल याद रखने के लिए और इसके बाद नजर लगा दिया मैं टेक्स्ट ही करा दिया। आप लोग चेक करने के लिए किसी को भी चेक करा करके चेक करते थे। नहीं रेगुलर वाले हां ऐसे हमारे कॉलेज में हमारे में तो इमीडिएटली चेक करते थे। ये भी याद आता था कभी बोर्ड से देख रहे हो कभी 10 देख रहे हो। चलिए कोई नहीं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए अच्छा हुआ ना, इसमें भी अच्छा करोगे, पढ़ोगे अच्छा ही होगा। अच्छा ठीक है, चलिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, audible. Yes, ma'am. Ma'am, good afternoon. We will start with paper 1. For MDU it's paper 1, for KUK paper number is something else, but the paper is knowledge and curriculum. Knowledge and curriculum, this is our paper for today. Knowledge and curriculum. बातें थोड़ी कम, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज्यादा बातें हो जाती है, बातें थोड़ी सी कम। माइक्रो टीचिंग सेशन में कराती है, बिल्कुल कराती है, बिल्कुल कराती है। मैं तो पूरा सेशन लेती हूँ माइक्रो टीचिंग का, हर साल ही होता है। उसमें एक टॉपिक देती हूँ आपको, ठीक है, जैसे प्रॉपर माइक्रो टीचिंग होती है ना कॉलेजेस में, वैसे करवा दूंगी मैं आपको। तो उसमें प्रॉपर क्लास अटेंड करो, मिस मत करो, सिलेबस टाइम से करो। माइक्रो टीचिंग की फाइल होगी आपकी, डेमो वाला है, बोलेंगे ना, हमें डेमो करके दिखा
दूंगा, ठीक है? वो एक टॉपिक दिया जाएगा, उसको प्रिपेयर करके आना होता है। ये पहला ही जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग, सिलेबस देखिए। टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आता रहता है बार बार। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है? डिफरेंस ऑफ नॉलेज एंड नोइंग। एक ये है, फिर सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, ये पूरा एक साथ ही आता है। टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये थोड़ा सा है डिफरेंस, नॉलेज एंड नोइंग क्या होती है, नॉलेज क्या होता है, नोइंग क्या होती है, उसके सोर्सेज, मेथड, टाइप्स, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता रहता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। नॉलेज क्या होता है? अगर ट्रांसलेट करने को नहीं बोलते, नॉलेज क्या होता है, ज्ञान होता है, नहीं। वैसे आपको क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग समथिंग, बिल्कुल सिंपल तो उस चीज की नॉलेज है, मतलब हम क्या बोलते हैं, वो चीज को समझता है ना? अंडरस्टैंडिंग समथिंग, अवेयरनेस है आपको उस चीज के बारे में, ये सब चीजें हैं जो नॉलेज को डिफाइन करती है, ठीक है? आपको उस चीज के बारे में नॉलेज है, अवेयरनेस है, या आप उस चीज को समझते हो, तो हमको क्या बोलेंगे, उसके पास क्या है, नॉलेज है। या उसके ये इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स अगर आप जानते हो किसी चीज के बारे में, तो हम बोलेंगे मुझे या आपको उस चीज की नॉलेज है, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं नॉलेज। डिस्क्रिप्शंस है, या मुझे उस चीज के बारे में, ठीक है, कैसे करते हैं, स्किल्स पता है, टेक्निक्स पता है, तो मुझे उस चीज की नॉलेज है, ठीक है? यही हम बोलते हैं नॉलेज। नॉलेज होता है अंडरस्टैंडिंग समथिंग, ठीक है? या आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो, या आपको उस चीज के बारे में अवेयरनेस है, जानकारी है, आपको उस चीज को करने की स्किल्स पता है, टेक्निक्स पता है, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन पता है आपको किसी रिलेटेड टॉपिक के बारे में, तो हम बोलेंगे हमें उस चीज की नॉलेज है, हमें पता है इसको क्या करते हैं, ठीक है? नॉलेज सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल भी होता है। हाउ टू कुक, वो भी एक नॉलेज है। आप अगर प्रैक्टिकली कर पाते हो तो आपको पता है, उसके टेक्निक्स पता है, उसके फैक्ट्स पता है कि कैसे चीजों को करना चाहिए, ठीक है? तो ये हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं नॉलेज। एक क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे देता है, ठीक है? उसमें एक टर्म होता है कि नॉलेज और नोइंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो नॉलेज क्या होगा, नॉलेज होगा जो आप लेते हो फैक्ट से, इंफॉर्मेशन से, अंडरस्टैंडिंग से, जो चीज होती है वो मेरी नॉलेज है। नोइंग होता है जानना किसी चीज को, ठीक है? जानना, उस प्रोसेस को नोइंग बोलेंगे, ठीक है? तो ये एक लाइन आपको ऐड कर देगा, बाकी लॉन्ग में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन में ये क्वेश्चन डाल देता है, तो आपको पता होना चाहिए नोइंग इज द प्रोसेस है, ठीक है? और नॉलेज है जो बिल्डअप हो रहा है आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट, जो आपके हमारे इंटेलेक्चुअल उसमें जो ऐड अप हो रहा है वो हमारा नॉलेज होता है। और नोइंग इज द प्रोसेस है, जानना, किसी चीज को समझना, जानना, वो प्रोसेस है, ठीक है? नोइंग एक प्रोसेस होता है। इंफॉर्मेशन तो सोर्स है, जानने का एक सोर्स है, किसी चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, तो एक सोर्स है जहां से हमें मिल रही है। नोइंग एक प्रक्रिया है, हम अगर हिंदी में बोले तो। आपके पास हिंदी बुक है? ये बुक अलग है, स्पेशल बच्चों के पास नहीं, केयू के वालों में ज्यादा सुटेबल बुक ये है, इसलिए उनको दिया गया है। तो मैम आप इससे पढ़ाओ ना, बालाजी साहब, तो बालाजी उसको बस उसका नाम बता दे, मैं हिंदी में से कैसे वो करेंगे, ठीक है? बालाजी ही है मेरे पास, डोंट वरी, बालाजी है, ठीक है?
में भी नहीं है ना बालाजी में है, पर ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया है। ठीक है, बुक में एग्जैक्टली ये लाइन इन्होंने कहीं नहीं मेंशन की है बालाजी या उसने, लेकिन एमडीयू और बाकी के पेपरों में ना 2-3 बार ये आ गया है प्रीवियस में, कहीं कहीं आया हुआ है, दूसरे यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको भी ये पूछ सकते हैं, मैं बता देती हूँ हर साल बच्चों को कि ये होता है। ठीक है, वो पूछ सकते हैं, तो डायरेक्टली कहीं बुक में मेंशन नहीं है, थोड़ा सा जान जाओ। सिर्फ ये नहीं पूछेगा, इसके साथ आपको टाइप सोर्स सब कुछ पूछेगा लॉन्ग बना के, जिसका सब कुछ बुक में मेंशन है। और एक लाइन अगर ये पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए लिखना क्या है उसके अंदर का। ठीक है, तो नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं बोले तो नॉलेज क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं उनकी एक्विजिशन या एक्वायर करना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है? नॉलेज एंड नोइंग। हाँ, ये मैंने बोला ना, ये आता है, ये आता है, इसलिए मैं बोलूं नॉलेज एंड नोइंग का ना आया हुआ है। मैंने यही बोला कि बुक में मेरा ना मेंशन हो, पर ये आया हुआ है, इसलिए हमने डिस्कस किया इस चीज Ma'am, please can you repeat the about knowing? को। Ma'am, can you please repeat about the knowing? I didn't get that about this. Am I not What's the audible? meaning? Yes, ma'am. Am I audible now? Yes, ma'am. Okay, then what is the issue? Ma'am, I'm asking about knowing. What is knowing? Like you said, You are knowledge and asking knowing is both of are different. noise in the class. Yes. Good afternoon. I am not able to get your point. What you are asking? You are asking or saying about the noise in the class, or you don't know the paper we have studied. Ma'am, she is asking what is the definition of knowing. Definition of knowing. Knowing is the process of acquiring complex cognitive processes. ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है? जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। ठीक है, जिसमें किसी चीज को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है, अपनी नॉलेज को अप्लाई करना, ये सारे कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस में आते हैं। ठीक है, तो नोइंग क्या होता है? जानना इज द प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं। नाउ समझ में आया अब आपको? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? मैंने क्या बोला, क्या होता है? एक्वायर करना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस को एक्वायर करना। नॉलेज कभी डिके नहीं होता। ठीक है, जितना आप एडप्ट करते जाओगे उतनी आपकी नॉलेज ऐड होती जाती है। इंफॉर्मेशन नॉलेज की एक सोर्स होती है। ठीक है, नॉलेज स्टेप बाय स्टेप होती है, एक दिन में आप सब कुछ नहीं सीख जाते हो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ही गेन होती है या बनती है। जो नॉलेज हमारी बनती है वो स्टेप बाय स्टेप बनती है। फैक्ट्स एंड वैल्यूज है वो नॉलेज का बेस क्रिएट करती है। ठीक है, फैक्ट्स जो हम कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं, वो हमारी नॉलेज का बेस क्रिएट करती है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइम। नॉलेज जो होती है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइम, ठीक है, धीरे 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 डेवलप होती है, एक दिन में नहीं हो सकती, स्टेप बाय स्टेप होती है और बाउंडलेस होती है। जितनी नॉलेज आप कलेक्ट करना चाहते हो डिफरेंट चीजों के बारे में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बाउंडलेस होती है एंड एग्जिस्ट टू इम्पार्टेड। ठीक है, और आप चाहो तो नॉलेज को इम्पार्ट कर सकते हो, दूसरों को भी आप शेयर कर सकते हो, दे सकते हो आपसे गेन करने के बाद। तो एक थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज क्या होता है थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नोइंग वाला एक क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, जो मैंने आपको बताया एक प्रोसेस है, और एक हम लिखेंगे नॉलेज होता है एक्वायरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स वाला हम लिखेंगे। डेफिनेशन थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर हम आ जाएंगे टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ नॉलेज, किस टाइप की नॉलेज होती है, क्या दे रखा है जो टाइप है? नहीं पीछे दे रखा होगा, एक बार दीजिए देखिए। हुआ मैं सामान्य ज्ञान नहीं, और भी होते हैं बहुत सारे। उसके में सब पार्ट है। हाँ, ये सब पार्ट है, वही है। यहाँ इंग्लिश वाले ने डायरेक्ट किसी को दे रखा है। आपके जो सब पार्ट में प्रायरी और एम्पिरिकल है ना, वो इसमें डायरेक्ट दे रखा है, एक ही बात है। ठीक है, मतलब जैसे इनको जनरल और स्पेसिफिक के बाद उसको डिवाइड किया है ना, हमने डायरेक्ट ही वन, एक और दो पॉइंट ऐसे मेंशन है इंग्लिश वाले।
ये है ना एम्पिरिकल रीजनिंग सब कुछ दे रखा है इधर है पीछे, थोड़े से टाइप अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं काम करती हूँ, पहले इंग्लिश वाला बता देती हूँ फिर हिंदी वाला बता देती हूँ। थोड़े से मैं एक दो इन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। एज्यूम नॉलेज भी दे दिया है, वर्ड नॉलेज भी दे दिया है, वोकैबुलरी नॉलेज भी दे दिया है। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश वाली उससे बताती हूँ फिर हिंदी वाली चेकिंग, एक तो इन्होंने अलग टर्म यूज कर केयू के स्टूडेंट कोई है इस क्लास में, तो लक्ष्मी वाली बुक में ना आपकी थोड़ा सा अलग मतलब टर्म्स एक को अलग यूज कर रखे हैं, चीजें वही है। तो पहले मैं एक बार बालाजी वालों को इंग्लिश से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, फिर केयू के वालों की भी जो हिंदी है ना एक बार वो टर्म्स के साथ ही हम एक्सप्लेन कर देंगे। बालाजी वालों को हिंदी में यहाँ पे एमडीयू का हिंदी आपके पास है, आपके पास लिखा पेपर क्या है वो सेम ही ट्रांसलेट कर रखे हैं, अलग दे रखा है। ठीक है, आपका जो इसमें दे रखा है ना वही दे रखा है। ठीक है, प्रायरी, एम्पिरिकल, पोस्टेरियरी, इंट्यूटिव, डेमोंस्ट्रेटिव, सेंसिटिव आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो इंग्लिश में है वही हिंदी में है, तो मैच करके देखते जाएंगे। मैम हिंदी वाले बुक का पेज नंबर क्या है? किसका? हिंदी वाली बुक का पेज नंबर। हिंदी वाले में पेज नंबर 9 है बालाजी। ठीक है, पहला नॉलेज देखिए प्रायरी नॉलेज। हिंदी में क्या नाम दे रखा है इसका? प्रायरी नॉलेज, पूर्व ज्ञान है ना? प्रायरी नॉलेज पूर्व ज्ञान, प्रायरी नॉलेज पहला है आपका प्रायरी नॉलेज। प्रायरी नॉलेज वो होता है जो पहले से ही हम बहुत टाइम से किसी साइंटिस्ट ने कोई फैक्ट बताया है, लॉज बताए, रूल्स बताए हैं, मैथ्स के जो रूल चल रहे हैं, इस पे आप बिल्कुल भी हम 1% भी डाउट नहीं करते क्योंकि प्रूव्ड है, बिल्कुल सालों से हम मानते आ रहे हैं। ऐसी नॉलेज को हम बोलते हैं प्रायरी। ठीक है, प्रायरी नॉलेज जो सालों साल से चल रहा है, हर कोई इस चीज को सीख रहा है और जिसपे बिल्कुल भी डाउट नहीं करते, तो उसको बोलते हैं प्रायरी नॉलेज, पूर्व ज्ञान। ठीक है, कोई इसमें जजमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो सालों से चला आ रहा है और बिल्कुल सच है, उसको बोलते हैं प्रायरी नॉलेज। प्रायर नॉलेज, प्रायर, पोस्टेरियरी नॉलेज या एम्पिरिकल नॉलेज बोलते हैं। एम्पिरिकल है ना उसमें, दोनों है। हाँ दोनों है, अभी देखा मैंने आपको में। ठीक है, एम्पिरिकल एम्पिरिकल और पोस्टेरियरी नॉलेज, ये ऐसी नॉलेज होती है जो हम अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। ठीक है, ये हम दूसरों का कहा हुआ नहीं मान रहे, दूसरों की प्रूफ की हुई चीजें नहीं है, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना उस बेसिस पे हम जो सीख रहे हैं, जो हमें नॉलेज हो रही है उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल या पोस्टेरियरी नॉलेज। ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस से जो हम सीख रहे हैं। हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम जैसा परसीव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो जैसे ये में जो भी आप नई चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आप देख भी रहे हो क्लास में कोई टीचर भी है और पीरियड भी कर रहा है, तो यहाँ से पढ़ने जाते हो तो वहाँ की चीजें देखते हो, ऑब्जर्व करते हो कि अच्छा हम जो पढ़ रहे हैं ना वो चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल है, या हम अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो आपने अपने एक्सपीरियंस से गेन की हुई चीजें। ठीक है, जैसे मान लो किसी का सिस्टम है, किसी टीचर का, मान लो वो कहते हैं कि नहीं मैं जिस दिन एक दिन पढ़ाती हूँ ना, 2 पीरियड्स मान लो मेरी उसी क्लास में है, तो मैं 1 पीरियड में पढ़ाती हूँ, काम करवाती हूँ और सेकंड पीरियड में ही मैं चेक कर देती हूँ, मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, मेरे लिए अच्छा रहेगा, उन्होंने तुम्हें सजेशन दे दिया कि आप नए नए हो, आप भी ऐसे कर लेना। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं दोनों पीरियड में क्यों ना पढ़ा लूँ, चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं नोटबुक चेक करूँगी, मेरे लिए वो आसान है। ठीक है, तो उनकी नॉलेज के हिसाब से उनके लिए वो कंफर्टेबल है, बेटर है, सिलेबस कंप्लीट है, जो भी है, लेकिन आपको वो ठीक नहीं लग रहा,
आपका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, आपने भी साल भर पढ़ाया, 6 महीने पढ़ाया, और आपका अपना एक्सपीरियंस कह रहा है कि नहीं मैं दोनों पीरियड में पढ़ा लूं, फिर जब खत्म होगा तब मैं एक साथ ही क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी और फिर चेक करूंगी। तो सबका अपना है। ये नॉलेज आपको कहां से आई, आपको अपना काम किया, आपने ऑब्जर्वेशन की, आपने देखा कि नहीं बच्चे कैसे हैं, कितना ग्रैब करते हैं, उससे मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक चलेगा, ठीक है, मेरा काम भी टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी अपनी एक्सपीरियंस की चीज है। आपने दूसरों का कहा हुआ नहीं बनाना, प्रायरी नॉलेज नहीं ली ना, ठीक है, आपने एक्सपर्ट की प्रीवियस की नहीं ली, आपने अपने ऑब्जर्वेशन से सीखा है। ऐसी नॉलेज होती है एम्पिरिकल या पोस्टेरियर नॉलेज, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, ठीक है। ऐसी नॉलेज को हम पोस्टेरियर या एम्पिरिकल नॉलेज बोलते हैं। हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है कि कभी-कभी क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाला हमें एक्सपीरियंस फेज रहता है ना, तो कभी-कभी वो जो नॉलेज मिलती है हमें लगता है कि सही है, लेकिन हो सकता है बाद में वो गलत भी है। लेकिन एट द टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम में जब आप चलते हो, लंबे एक्सपीरियंस के बाद जो आप होती है वो चीजें सही भी होती है, ठीक है। तो मतलब ये ऐसी नॉलेज है जो आप अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हो। धीरे-धीरे कोई चीज सीखते हैं ना, हो सकता है 2-4 दिन के बाद जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो गलत हो, पर जब लंबा टाइम होगा, आपका लंबा एक्सपीरियंस होगा किसी चीज को करने का, तो एट द एंड आप सही डिसीजन ले रहे होगे, या जो एक्सपीरियंस होगा, सीखोगे, नॉलेज होगी, वो करेक्ट नॉलेज आपके पास होती है एट द एंड। उसके बाद और भी अदर टाइप्स ऑफ नॉलेज होते हैं, जिसमें इंट्यूटिव नॉलेज है। अभी थर्ड आपका भी दिया हुआ है इंट्यूटिव नॉलेज, ठीक है ना, वो दिया हुआ है। बस नीचे नंबरिंग अलग-अलग है, सीक्वेंस अलग है। हाँ, अदर टाइप में दे रहे हैं। ये क्या है, किसी चीजों के बीच में ना कनेक्शन करके देखना, जो हमारा इंट्यूशन कहता है, सिक्स्थ सेंस हम कहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, आप उस इंसान को जानते हो, उसके सर्कमस्टेंसेस को जानते हो, सपोज एग्जांपल, तो आप जो अंदाजा लगाते हो ना कि मे बी ये रीजन रहा होगा, ये उसके साथ ऐसा हुआ होगा, और कभी-कभी बिल्कुल सच भी होता है। तो हमारी जो इंट्यूशन जो चीज कह रही होती है ना, ठीक है, वो क्या होता है, सही भी होता है। तो ये भी तो आपके एक्सपीरियंस से ही पता चला ना, कि आपने अंदाजा लगाया है, सोचा हो सकता है ऐसा हो रहा होगा। इंट्यूशन कह रही है कि कुछ तो गलत है, कुछ हुआ है, तू बता नहीं रहा, उसने नहीं बोला हमें कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन अगर आप सामने वाले को जानते हो, आपका फ्रेंड है, कोई भी है, ठीक है, तो हमारा इंट्यूशन कह रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये बता नहीं रहा, उसने बताया नहीं है, ठीक है। तो इंट्यूशन वाली नॉलेज भी कब आती है, आपके धीरे-धीरे एक्सपीरियंस से आती है, जहां हम चीजों को ना रिलेट कर पाते हैं, रिलेट करके हम देख पाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता एक्चुअल में हमें नहीं पता है, तो इसको बोलते हैं इंट्यूटिव नॉलेज, इंट्यूशन जो हमारी कहती है, हमारी सिक्स्थ सेंस जो कहती है, ठीक है। कहीं हम जा रहे हैं, ठीक है, कोई इंसान दिखा, हमें नहीं लग रहा, हमें लग रहा है ना वो जैसे देख रहा है, कर रहा है ना, गर्ल्स को तो पता लगता है सिक्स्थ सेंस, ठीक है, कि इट्स नॉट सेफ, हमें लग रहा है वो जगह भी अच्छी नहीं है, या इंसान भी ऐसा है, तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है ना कि हो सकता है आगे खराब होगा, है ना। इंट्यूशन हमारी कहती है, हमारा सिक्स्थ सेंस कह रहा है, हमने जितना लोगों को ऑब्जर्व किया है, हम जानते हैं कि ही इज नॉट लुकिंग नाइस, उसका जो बिहेवियर है या देखने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये है इंट्यूटिव नॉलेज। ये आपके अपने एक्सपीरियंस से, अपने उससे जितना भी टाइम हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है लोगों को, तो हम उस हिसाब से हमें इस इंसान का बिहेवियर सही नहीं लग रहा है। तो इंट्यूटिव नॉलेज हमारा क्या कह रहा है कि बेटर टू स्टेप, वहां से जितना जल्दी हो सके आप निकल जाइए, इट्स नॉट सेफ। तो ऐसे नॉलेज को हम क्या बोलेंगे, इंट्यूटिव नॉलेज बोलेंगे, ठीक है। गट फीलिंग बोलो, इंट्यूटिव नॉलेज बोलो, ठीक है। तो जो सिक्स्थ सेंस हमारा कह रहा है, ठीक है, किसी ने बताया नहीं है हमें कि ऐसा होने वाला है, या ये आदमी सेफ नहीं, हम नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि हमारे जो इंट्यूशन, जितनी हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रही है, ऑब्जर्वेशन रही है इंसानों को लेके, उस हिसाब से ये है मेरे नॉलेज में कि ये सेफ नहीं, ठीक है। तो ये चीज को हम बोलते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। हाँ, वो सिक्स्थ सेंस जो हमारे अंदर से जो चीज आती है ना, हम बोलते हैं, जैसे एग्जांपल में ये मैंने आपको समझाया, तो इंट्यूटिव नॉलेज। उसके बाद आता है डेमोंस्ट्रेटिव नॉलेज। हाँ, बिल्कुल, डेमोंस्ट्रेशन को प्रैक्टिकल है साइंस में, टीचर ओरली बता रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हम अब मैं हवा में बताती रहूं, सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट को प्लस कर लो, नहीं समझ में आएगा बच्चों को। मैंने अगर 2 टेस्ट ट्यूब लूं और दोनों को मिक्स कर दूं अच्छे से, ठीक है, पूरा प्रेसिपिटेट आता है, व्हाइट में दिखाऊं, तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। तो डेमोंस्ट्रेटिव नॉलेज का मतलब है जो नॉलेज हम देख के ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, कि डेमोंस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल जो टीचर करके दिखाता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं डेमोंस्ट्रेट करना, करके दिखाना, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो उसको बोलते हैं डेमोंस्ट्रेटिव नॉलेज।
डेमोन्स्ट्रेटिव। कुछ चीजें हम परसीव नहीं कर पाते, मतलब मैं कितना भी सिखाने की कोशिश करूं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकली आप देखोगे ना तो ही आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज। उसके बाद आता है सेंसिटिव नॉलेज। सेंसिटिव नॉलेज में क्या होता है, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स कुछ परसीव कर रही है लेकिन उसका प्रूफ नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन हमें पता है कि ये सच है। मान लो कुछ बर्निंग की स्मेल आ रही है घर में और कहीं भी कुछ नहीं जल रहा है, तो बाहर कहीं कुछ जल रहा होगा, ठीक है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा कहीं भी। हमने बाहर में निकल के मैंने देख लिया, नहीं कहीं कुछ धुआं नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है बर्निंग अभी स्टार्ट ही हुई हो, मतलब विदाउट प्रूफ। अभी उस चीज का प्रूफ नहीं है, पर आई कैन गेस कि कुछ तो हो रहा है, क्योंकि मैं स्मेल कर पा रही हूँ या हल्का सा कोई साउंड है जो मैं सुन पा रही हूँ, पर अभी तक उसका प्रूफ नहीं है। बिना प्रूफ के भी जो नॉलेज आपको मिल रही है ना, आपको सेंस ऑर्गन्स के परसीव से हो चाहे किसी और चीज से हो, आपके अपने एक्सपीरियंस से हो, विदाउट प्रूफ भी आपको पता चल रही है। ठीक है, मालूम होता है कभी कभी स्मेल आ रही जलने की, मैं भी कभी कभी घर में देख लेती हूँ कि पता नहीं कहीं गैस को खुला नहीं रहा है, तो कभी होता नहीं कि स्मेल आ रही है, तो थोड़ा सा डाउट आ जाता है। अपना जाके देखो, कभी बालकनी में भी जाके गेट खोल के देखते हैं बार बार है कहीं कुछ हो नहीं रहा, कहीं तो धुआं भी नहीं दिखाई देता है, फिर पता चलता है थोड़ा देर बाद थोड़ी देर बाद कुछ का आग जल रहा होगा, तो थोड़ी देर बाद उधर से दिखाई देती है, ठीक है, कि धुआं आ रहा है, तो अच्छा इधर जल रही है। समझ रहे हो, मतलब सेंसिटिव नॉलेज का मतलब है कि विदाउट प्रूफ भी आप उस चीज को समझ पा रहे हो कि हो क्या रहा है, पर अब तक प्रूफ नहीं है। वैसी नॉलेज को हम बोलते हैं सेंसिटिव नॉलेज। मैम एक्सक्यूज मी, यस, मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल। और ये लॉकी है, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया था सेंसिटिव नॉलेज के बारे में। देखो, बिना एविडेंस के भी जो हमारे सेंसेस एक सिग्नल दे रहे होते हैं ना, ठीक है, पर अभी तक एविडेंस नहीं है, बाद में तो मिल ही जाता है कि पानी की स्मेल आ रही है, आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद कि क्या चल रहा है, ठीक है, पर बिना एविडेंस के भी जो सेंसेस सिग्नल देते हैं, जो नॉलेज हमें समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है, ठीक है, इस टाइप के नॉलेज को हम सेंसिटिव नॉलेज बोलते हैं। जैसे आपको अगर बाय स्टेटमेंट बाय लाइन में समझाऊं, तो यहाँ पे आपको लिखा है ordinary perception when we are awake affords a kind of evidence which is beyond any reasonable doubt। ठीक है, अभी एविडेंस नहीं है, पर उसमें कोई डाउट भी नहीं है, बर्निंग की स्मेल आ रही है मुझे, मतलब कुछ ना कुछ जल रहा है, पर एविडेंस अभी तक नहीं। ठीक है, ये लॉकी ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था सेंसिटिव नॉलेज, उनका दिया हुआ टर्म। ठीक है, इसको कोई हम जनरल उसमें नहीं यूज करते, पर उनका दिया हुआ टर्म है, उन्होंने इस चीज को बोला था, इसलिए इसमें ऐड किया हुआ है सेंसिटिव। उसके बाद हम आते हैं ऑथोरिटेटिव नॉलेज। Number 6, authoritative knowledge। Authoritative knowledge, revealed knowledge। ऑथोरिटेटिव नॉलेज होती है जो नॉलेज हमें किसी अथॉरिटी से मिलती है, टीचर से, प्रोफेसर से, ठीक है, अथॉरिटी कोई है आपको वो चीज को बताने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अथॉरिटेटिव नॉलेज। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, आपके अपने टीचर से, लेक्चरर से, कॉलेज में लेक्चर्स ले रहे हो, ठीक है, जिससे भी ये नॉलेज मिल रही है, मतलब पर्टिकुलर कोई अथॉरिटी है वहाँ पे आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, पर्टिकुलर एक पर्सन है, इंसान है। जैसे ये पेपर है, मान लो आपका नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर है, तो इसके बारे में बताने के लिए मैं असाइन हूँ, ठीक है, मुझे असाइन किया गया है, मैं हूँ आपको बताने के लिए, तो आई एम योर अथॉरिटी फॉर द पेपर नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, तो जब भी कोई नॉलेज आपको किसी अथॉरिटी के थ्रू मिल रही है ना, तो उसको हम अथॉरिटेटिव नॉलेज बोलते हैं। कोई अथॉरिटी, ठीक है, कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई भी है जो आपको समझा रहे हैं उस चीज के बारे में, वो अथॉरिटेटिव नॉलेज होती है। अथॉरिटीज होती है, ठीक है, इसको अथॉरिटेटिव नॉलेज इसलिए बोला जाता है। साइंटिस्ट ने प्रूफ की हुई है, ठीक है, वो बता रहे हैं लोगों को कि ऐसा एक्सपेरिमेंट में आया है, ठीक है, तो उन्होंने बताया, टीचर ने आपको समझाया, तो अथॉरिटेटिव जो अथॉरिटी से आती है।
बाकी आती है रिवील्ड नॉलेज, जो हमारी रिलीजियस बुक्स में जो चीजें लिखी हुई है ना, गॉड के बारे में, अपने कर्मों के बारे में, वो गीता में लिखा हुआ है, इस टाइप के नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? रिवील्ड नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की जहां बात होती है, ठीक है, बॉडी और माइंड के अलावा साइंस से हटके जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, और ऐसी नॉलेज कहाँ है? हमारे रिलीजियस बुक में है। ठीक है, गॉड के बारे में भी हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर शायद हम चीजों को समझे, उसकी नॉलेज लें, तो हम महसूस कर सकते हैं, हम बिलीव करना शुरू कर देंगे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवील्ड नॉलेज। जो हमारी रिलीजियस बुक्स है वो जिस टाइप का नॉलेज देती है ना, उसको हम बोलते हैं रिवील्ड नॉलेज। ठीक है, बॉडी और माइंड के अलावा जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट आ रहे हैं समझ में? टाइप्स समझ में आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? No, ma'am. उसके बाद हम आएंगे मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। जैसे टाइप्स, किस टाइप के नॉलेज होते हैं, अब कहाँ से मिलेगा? अब ये मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बोलो या सोर्सेज ऑफ नॉलेज बोलो, बात वही है। किस तरीके से आपको नॉलेज मिल सकती है, ये सोर्सेज मतलब कहाँ से आपको नॉलेज मिल सकती है। ठीक है, सोर्सेज में भी मोस्टली यही सारे आ जाती है चीजें। ठीक है, सोर्सेज बोल लो या मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बोल लो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता रहता है। हाँ, टाइप्स ऑफ नॉलेज बोल, टाइप्स ऑफ नॉलेज तो अभी हमने किया ना, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, या सोर्स बोल सकते हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, सोर्सेज या मेथड्स। सोर्सेज, sources of knowledge और methods of acquiring। सोर्सेज बोलिए या हम बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। पहला तरीका क्या है नॉलेज लेने का, गेन करने का? अपील टू अथॉरिटी। किसी ऐसे इंसान के पास जाइए जिनको उस चीज की ऑलरेडी नॉलेज है, वो आपको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो अपील टू अथॉरिटी, अथॉरिटी के पास जाना, ऐसे पर्सन के पास जाना जिनको पहले से उस चीज की नॉलेज है। ठीक है, अपील, देखो एक तो भरोसे के साथ ही जाते हो ना, एक तो भरोसा करना पड़ता है। तुम खुद टीचर बनोगे, बच्चा खत्म तुम पे डाउट करे तो तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। बच्चे का टीचर हो ना तो फिर बट मैम ये क्वेश्चन है, हमको कैसे पता जो आप पढ़ा रहे हो सही पढ़ा रहे हो? अरे आपके पास बुक है, नेट है, मतलब मैं आपको ये बोल रही बात बोल रही हूं। क्यों? आजकल तो बेटा बुक्स है, आप बुक्स में जाके फैक्ट चेक कर सकते हो ना, आप नेट से फैक्ट चेक कर सकते हो। किसी ने गलत फैक्ट बता दिया, मैंने नहीं पढ़ा था, गूगल 1% भी बताता सही चीज। बुक्स है ना, राइटर की बुक्स है, एक्सपेरिमेंट जो ऑथेंटिक बुक्स है उनको फॉलो करो, उसमें पता चल जाएगा। हाँ वही, वो कुछ साइट्स ना तो वो ऐसे फेक न्यूज़ क्या, अभी भी तुम देखो 11th-12th की केमिस्ट्री फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स है ना, वो भी आप चले जाओ तो कोई साइट में कोई आंसर है, कोई साइट में कोई आंसर है। तो ऑथेंटिक जो है ना, कुछ ऐसे बहुत 10-12 में देखोगे ना आपको डिफर कर जाएंगे आंसर। मैथ्स के हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री का हो गया ना, डिफर कर जाता है। मैथ्स का डिफर चलता है, आंसर का डिफर कर जाते हैं। सेम क्वेश्चन का आंसर डिफर कर जाएगा। मास पूछा है या वेलोसिटी पूछ रहे हैं, किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ आता है। ठीक है, तो यही हुआ था पेपर में, हम कुछ और पढ़ रहे हैं, गूगल कुछ और पढ़ा रहा है, पेपर में और क्या है, कुछ और आया है। गूगल पे तो जाने की, बेटा बीएड वाले बच्चों को गूगल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं 8 मिनट की वीडियो में काम पेपर लिखा है, 8 मिनट तो आपने नहीं पढ़ाई, आपकी गलती है ना। बाकी सारी चीजें पढ़ाया जा रहा था, साथ में साथ तैयारी करते ना तो फिर मुश्किल नहीं आती। ठीक है, तो अथॉरिटी कौन होता है? क्लास लिसन। The first method is appeal to authority. Authority is the person who knows about any particular area. किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में जो उनको जानकारी, वो पर्सन ही आपकी अथॉरिटी है।
ठीक है। तो अपील टू अथॉरिटी पहला तरीका है, अपील टू अथॉरिटी, उनके पास जाइए, वो आपको उस चीज की नॉलेज देंगे। मान लो मुझे मशरूम कल्टीवेशन के बारे में जानना है, तो मैं ऐसे किसी के पास जाऊंगी जो मशरूम कल्टीवेट करता हो, ठीक है, वो मुझे सिखाएगा मशरूम का कल्टीवेशन कैसा होता है, कैसे करते हैं, मुझे देखना है, जानना है, तो उनके पास जाऊंगी। तो ही इज द राइट अथॉरिटी फॉर मी टू नो अबाउट मशरूम कल्टीवेशन, इस तरीके से, ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर मान लो आपको मैथ पढ़ना है तो आपको मैथ के टीचर के पास जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री के टीचर के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से एसएसटी पढ़नी है तो एसएसटी का टीचर, गेम सीखना है तो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, इस तरीके से, ठीक है। सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो हम पोस्टरल नॉलेज बात ना अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो इसमें सोर्स क्या है, सेंस ऑर्गन, ठीक है ना, सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंस एक्सपीरियंस, ठीक है, देख के, सुन के, है ना, जो हमारे सेंस ऑर्गन है उनसे परसीव करके हम नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद आता है रैशनलिज्म, थर्ड मेथड। फर्स्ट है आपका अपील टू अथॉरिटी, दूसरा था सेंसरी, थर्ड है आपका, थर्ड है रैशनलिज्म, थर्ड है रैशनलिज्म, ठीक है। देखो रैशनलिज्म क्या होता है, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग की बात हम करते हैं, अपनी लॉजिक नहीं और के भी, अपने भी, जैसे मान लो मुझे पहले कोई चीज का कॉन्सेप्ट है कि ऐसे होता है, अब मैंने नई चीज पढ़ी तो मैं अपने आइडिया को देखूंगी ना, अपने रैशनल लॉजिक्स लगा के कि अच्छा मैं यहाँ गलत सोच रही थी, ये ऐसे करना, ठीक है, अपना रैशनल थिंकिंग लगाना, लॉजिकल थिंकिंग लगाना। ये किसी और ने नहीं बताया है कोई चीज, तो आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, न्यू नॉलेज को एडप्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग चाहिए एडजस्टमेंट के लिए, कि पहले ऐसा था, अच्छा अब ऐसा हो रहा है, तो रैशनल थिंकिंग थोड़ी सी आपको चाहिए होगी उस नॉलेज को एडप्ट करने के लिए, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करने के लिए थोड़ी सी आपको अपना लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग चाहिए होगा। सेंसरी में हम सिर्फ परसीव कर रहे हैं, पानी ठंडा है गर्म है ये नॉलेज है, ये बकेट में पानी रखा है, ठंडा है गर्म है, मुझे ये पता करना है सिर्फ, ठीक है, मैंने हाथ डाला मुझे पता चल गया, ठीक है, सेंसर मुझे स्किन सेंसर से नहीं आता है ना, तो मुझसे मुझे टेंपरेचर बता दिया, इसमें कुछ कोई रैशनल थिंकिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्लास की क्वाइट बहुत शोर आ रहा है, ऑनलाइन में जो सुनाई नहीं देता होगा, ठीक है, तो उसने खाली मुझे बता दिया, इसमें कोई रैशनल थिंकिंग, मुझे कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है, स्मेल कैसी है, अच्छी है खराब है, टेस्ट कैसा है, अच्छा है खराब है, इसमें किसी रैशनल थिंकिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट था, कुछ मैं समझती थी कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, सपोज मैथ टेस्ट है, तो वो गलत था सपोज, ठीक है, तो मुझे किसी टीचर ने बताया, मैंने कहीं बुक में देखा, किसी वीडियो में देखा, तो फिर मैं अपनी थिंकिंग को ही अब रैशनल उसमें से नजरिए से देख रही हूँ कि अच्छा इस स्टेप में ना मैं गलत कर रही थी, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा। अपनी ही नॉलेज को हम करेक्शन कर रहे हैं विद रैशनल थिंकिंग। या मान लो किसी और ने भी कोई चीज बताई है, लेकिन मेरा प्रीवियस नॉलेज कहता है, मैंने कहीं पढ़ रखा है कि ऐसा नहीं होता, ये डेटा इतना होता है, ये मेथड ऐसे होता है, हो सकता है सामने वाले ने गलती से बोल दिया हो, अगर मुझे वही क्लिक कर गया तो मैं तो वही टोक दूंगी आपको कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है। तो जब भी नॉलेज क्या होती है, नॉलेज कैसे बिल्डअप होगी, धीरे धीरे प्रीवियस नॉलेज में जब न्यू नॉलेज ऐड होती है, हम फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं ना, प्रीवियस नॉलेज में जब नई नॉलेज ऐड होती है तो हमारा नॉलेज बनता चला जाएगा। तो लेकिन उसको आप ऐसे ही गलत सलत तो ऐड नहीं कर सकते ना हम, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाओगे, आप चीजों की ऑथेंटिसिटी चेक करोगे, अपना रैशनलिज्म प्रूव करोगे, अप्लाई करोगे, अपनी लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करोगे, तब आप एक्सेप्ट करोगे चीजों को, ठीक है। और बड़े होते होते तो इतना ज्यादा हो जाता है कि मत पूछो, फिर वो तो सिंपलिसिटी वाली बात है, तूने बोला मैंने मान लिया, होता ही नहीं है, फिर धोखा खा खा के आप इतना एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर तो सबको ऐसे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे चलता है, ठीक है, वो भी जो ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो रैशनलिज्म, रैशनल थिंकिंग। अब इसके लिए दो मेथड्स होते हैं, एक होता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ठीक है, इंडक्टिव है डिडक्टिव, ये हमने टीचिंग ऑफ मैथ्स में पढ़ाया था आप लोगों को, दो मेथड इंडक्टिव डिडक्टिव से रूल, या पर्टिकुलर टू जनरल, या जनरल टू पर्टिकुलर भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो
तो इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल चलते हैं, ठीक है, या कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर टू जनरल मतलब क्या होता है, पहले स्पेसिफिक कोई एग्जांपल दे के समझो, ठीक है, फिर हम कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल्स दे दिए फिर हम कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, पर्टिकुलर टू जनरल इंडक्टिव, ठीक है। और डिडक्टिव में क्या हो रहा है, डिडक्टिव में उसका ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है, पहले थ्योरी फिर एग्जांपल, ठीक है, मतलब जनरल टू पर्टिकुलर या जनरल टू स्पेसिफिक हम आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे डिडक्टिव मेथड में हमने कोई कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है, उन्होंने बोला कि ऐसा होता है, हमने लिया, अब फिर मैं उसके एग्जांपल ढूंढ रही हूँ कि रियल लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल है। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा दिया टीचर ने क्लास में, ठीक है, आप में से कोई साइंस का टीचर बनेगा तो आप जाके बताओगे बच्चों को न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आपने कहानी सुनी, ठीक है, नाइन्थ क्लास में होता है, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ डिडक्टिव, तो मैंने बता दिया न्यूटन का थर्ड लॉ, अब वो बच्चा अपनी रैशनल थिंकिंग से, अगर थोड़ा भी पढ़ने वाला बच्चा तो ढूंढेगा कि अच्छा ये लॉ मेरे आसपास कहाँ कहीं अप्लाई हो रहा है, तो किन किन चीजों में हमें देखने को मिल रहा है। तो पहले जनरल फिर स्पेसिफिक, डिडक्टिव मेथड से वो रैशनलिज्म लगा रहा है, ठीक है। इसको उठा के मैं बिठाऊंगी एकदम बिल्कुल इधर, आप लोग मेरे से बात करते फिर आप मेरे को कोई नहीं बात करेगा, ऐसे चुपचाप बैठो, जो बात करेगा फिर इनको उठा के इधर बिठा देंगे हम। अब इंडक्टिव में क्या होगा, पहले एग्जांपल हमने दिए थे, मैं पढ़ा दी तो मैंने वो गन वाला एग्जांपल पहले दे दिया कि बुलेट जाती है तो पीछे धक्का मारती है, ठीक है, या बोट जब सेल करते हो पानी को इधर धक्का मारते हो तो बोट आगे की तरफ चलती है। तो एग्जांपल पहले दिया मैंने बच्चों को, फिर मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है। तो अपने रैशनलिज्म को यूज करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप एग्जांपल से कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो, मतलब स्पेसिफिक टू जनरल जा सकते हो, या पहले कॉन्सेप्ट बताकर फिर एग्जांपल पे जा सकते हो, जनरल टू स्पेसिफिक आप जा सकते हो, ठीक है, दो तरीके होते हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड, मतलब जो चीजें आपको पता है उसको करके देख लो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करके देख लो, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट इन लैबोरेटरी, जैसे साइंस का कोई प्रैक्टिकल है आप करके सीख रहे हो उसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है, नॉलेज का एप्लीकेशन, मैंने आपको समझा दिया, मान लो कोई फार्मूला a+b² समझा दिया और उसके बाद मैंने कोई सम दिया, तो उसी मेथड को अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है, ठीक, उसी लॉ को या फार्मूले को अप्लाई करके सॉल्व करना है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। या किसी कॉन्सेप्ट को मैंने प्रॉब्लम की फॉर्म में प्रेजेंट किया, जैसे मैंने आपको शायद पिछली बार भी एग्जांपल दिया होगा कि एसिड रेन डायरेक्ट ना पढ़ा के ताजमहल का एग्जांपल से समझा रहे हैं, मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैंने तो केस एक केस दे दिया स्टडी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कि ताजमहल का वाइट कलर ऑफ ताजमहल इज फेडेड डे बाय डे, ठीक है, क्यों बार-बार फेड होता जा रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट ढूंढेंगे अपने एसिड रेन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मैंने उनको कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मैंने एक प्रॉब्लम उनके सामने रखा, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में बच्चा एक कॉन्सेप्ट भी सीख रहा है साथ के साथ एसिड रेन का कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। उसके बाद आते हैं इंट्यूशन। इंट्यूशन तो है ही, हमने जो इंट्यूटिव नॉलेज हमने पढ़ा हमारा 6th है, वो कैसे आएगा, वो आपके अपने ऑब्जर्वेशन और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से हमारे अंदर आता है इंट्यूशन। हाँ, वो मेथड में था, ये सोर्सेस में, ये टाइप्स में था और ये था। टाइप्स ऑफ नॉलेज, इसमें और भी टाइप्स दे रखे हैं, मेरे में तो इसमें भी बहुत सारे दे रखे हैं। सोर्सेज में देखो, सोर्सेज में ना बालाजी में देखो, बालाजी में देखो पीछे और सोर्सेज दे रखी है, लेकिन इसमें ना अलग अलग दे रखा है। जो सेंस एक्सपीरियंस बोला तो सेंसरी हो ही गया ना, देखो इधर बालाजी की बुक में एक बार फिर से वो दे रखा है, यहाँ पे सोर्सेज में फिर दे रखा है, फिर सेंस ऑर्गन दे रखे हैं, तो बार-बार एक ही चीज नहीं करते, इन्होंने अलग-अलग नाम देके कर रखा है। सेंसरी लिख दो, सेंस ऑर्गन वाला सेंसरी होता है, फिर सेकंड में इन्होंने रीजन बोल रखा है, तो रैशनलिज्म, रीजनिंग तो हमने कर ही लिया, तो यही चीज है, रीजनिंग, लॉजिक, रीजनिंग, रैशनलिज्म हो गया, रैशनल थिंकिंग, ठीक है, ये वही है। इंडक्टिव डिडक्टिव दे रखा है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, अथॉरिटी दे रखा है, इंट्यूशन दे रखा है, तो एक ही चीज को 4 बार रिपीट कर रखा है। अथॉरिटी वही हमने बोला ना कि जो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जानता है, आपको जिस बारे में जानना है ना, आप उस पर्सन के पास जाइए जिसके पास उसकी नॉलेज है,
वो आपके लिए राइट अथॉरिटी होता है। ठीक है, रिविलेशन में तो रिवील नॉलेज, फेथ, इंट्यूशन में ठीक है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो चीजें वही है, नाम अलग अलग कर रखा है, तो आपको इसमें से लिखना है। एक रैशनल टर्म, एपरेटिव अथॉरिटी, जो हमने एक जगह किया वहीं से कर लिया। अब देखो टाइप्स में एक और ऐड कर लेना, क्योंकि पीछे है ना, तो अभी जितना हमने टाइप्स पढ़ा ना, टाइप्स में एक एक्सप्लिसिट नॉलेज ऐड कर लेना, टैसिट नॉलेज ऐड कर लेना। अभी हम ऐड करते हैं, समझते भी है, ठीक है। प्रोसीजरल नॉलेज भी है, कॉन्स्ट्रक्टिव भी है। टाइप्स में अभी 2-4 और ऐड होंगे, जो हमने पहले पढ़ा ना उसमें 2-4 अभी और ऐड होंगे, उसको भी कर लो। टाइप्स में जो हमने किया उसके अलावा भी 2-4 और हम ऐड कर रहे हैं। लॉन्ग में मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन पैटर्न आता है, लॉन्ग में ही आता है। ना टाइप्स एंड शॉर्ट में एक साथ पूछता है, नॉलेज नोइंग को जोड़ देता है, ऐसे लंबा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टाइप्स में हम और कर लेते हैं। टाइप्स में हमने कुछ कर लिया है। टाइप्स में हमने प्रायरी कर लिया, एम्पिरिकल, पोस्टीरियर कर लिया, इंट्यूटिव, डेमोंस्ट्रेटिव, सेंसिटिव, अथॉरिटेटिव और रिवील कर लिया। 5 कर लिए हैं। ये नंबर 6 में आप एक और ऐड कर लीजिए। नंबर 6 एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक मिनट आप बालाजी वाली बुक दे दो। बालाजी इंग्लिश वाली बुक दे रहा है क्या? चलो इंग्लिश वाली देख लेते हैं। ये ले लो आप, एक बार इंग्लिश वाले देना बालाजी। नहीं मैं देख रही हूँ ना, एक्सप्लिसिट वाला इसमें नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं है। ये है ना, तो कर लो, ये वाला लिख लो। ये है ना, ये रहा एक्सप्लिसिट टैसिट। लिसन, हिंदी वाले ना पीछे पेज है या पूछे तो इसको इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। ये लिख लो, टाइप में लिख लो। 6 में एक्सप्लिसिट नॉलेज कीजिए। हिंदी में एक बार देखोगे भी बता दूंगी, ठीक है। ये एक्सप्लिसिट आपने दिखाना, लाओ इधर। नहीं है मैम, सेकंड नंबर पे देखो मैम, सेकंड नंबर क्लास तुम सारी डिस्कशन अभी शुरू हो जाती है क्या? मुझे पता था कि फर्स्ट टाइम इनका लोकल यूनिवर्सल नॉलेज इस तरीके से क्लास केयूके का और वो दे रखा है उनका स्कूल नॉलेज, आउट ऑफ स्कूल। कहाँ ये एक्सप्लिसिट तो नहीं दिखा मुझे, एक बार देखना, एक्सप्लिसिट नहीं है। ये देखिए एक्सप्लिसिट नॉलेज देखिए, एक्सप्लिसिट नॉलेज वो होती है जो हम बोल के सामने वाले को समझा सकते हैं, ठीक है। और ये नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती आ रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज, ठीक है। एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है जो नॉलेज आप इजीली बोल के सामने वाले को समझा सकते हो, ठीक है। समझा सकते हो, हम बता सकते हैं,
उनको समझा सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं वो नॉलेज, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज, इसको बोलते हैं टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज वो होता है, ठीक है, जो आपके पास है पर आपको बोल के दूसरों को नहीं समझा सकते, ठीक है, इसको बोलते हैं टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज में कौन सी नॉलेज आ जाएगी, किस टाइप की, जो आप सामने वाले को नहीं समझा पा रहे, पास ऑन नहीं कर सकते नॉलेज, टैसिट नॉलेज। ये हाईली पर्सनल होते हैं, इमोशनल होते हैं, टैसिट नॉलेज, ठीक है, जो आपको अपने बारे में, जो हम बोलते हैं ना, अपने बारे में, अपने आप को जानना, दूसरों को तो बाद में जानना, तो पहले अपने आप को, मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत लोग हैं जिनको अपने बारे में ही नहीं पता, ना उनके एबिलिटी के बारे में, ना चॉइसेस के बारे में, उनको नहीं पता होता है वो क्या चाहते हैं, हाँ मैं हाँ मिला दो आज तुम्हारी कल उसकी, उनको नहीं पता, ना उनका एक पर्टिकुलर वो आइडिया है किसी चीज के बारे में कि मुझे ये चीज पसंद है या मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, उसको करता हूँ, कुछ नहीं पता, क्योंकि अपनी पर्सनालिटी के बारे में ही नहीं पता। तो जो ये टैसिट नॉलेज है ना, वो हाईली पर्सनल नॉलेज है, जो आपको अपने बारे में है, और कभी-कभी होता है आप सामने वाले को नहीं समझा पाते हो, ठीक है, आप क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, आप बोलते हो, सामने वाला नहीं समझ पाता, नहीं समझा पा रहे, दैट इज कॉल्ड टैसिट नॉलेज, ठीक है, उसको बोलते हैं टैसिट नॉलेज। डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट होता है और हाईली पर्सनल होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं टैसिट नॉलेज। क्या होता है ना डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, जब आप सामने वाले को नहीं समझा पाते, ठीक है, टैसिट नॉलेज। उसके बाद है सब्जेक्टिव नॉलेज, उसके बाद है रिसीव्ड नॉलेज। रिसीव नॉलेज कुछ नहीं है, टीचर से जो स्टूडेंट रिसीव कर रहा है, किसी से आप ले रहे हो, जो उसको बोलते हैं रिसीव नॉलेज। आगे ये अथॉरिटी वाली चीज ही है रिसीव नॉलेज। रिसीव नॉलेज कुछ नहीं है, अथॉरिटी वाला सेक्शन, सेम एज अथॉरिटी वाला। रिसीव नॉलेज सेम एज अथॉरिटी, जो आपको सिखा रहा है, आप लोग सीख रहे हो, ले रहे हो उस नॉलेज को, तो रिसीव नॉलेज। सब्जेक्टिव नॉलेज जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सब्जेक्टिव नॉलेज सबका अलग अलग होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव नॉलेज। मान लो मैं कहती हूँ कि ठीक है, डिसिप्लिन होना चाहिए स्कूलों में, पर उसकी एक लिमिट है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी रखो बच्चों में, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कोई सामने वाला इंसान है वो कह रहा है कि नहीं बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो ये नॉलेज है ऑन द टॉपिक डिसिप्लिन, but I have different opinion, he or she may have different opinion, हो सकता है उनका ओपिनियन अलग हो, मैं फ्रेंडली हूँ ज्यादा, ठीक है, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, वो कहते नहीं फ्रेंडली होंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे, नहीं सुनेंगे आपकी, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है ऐसा, वो कहते हैं नहीं स्ट्रिक्ट रहने में फायदा है, बच्चे काम भी करके लाएंगे, डरेंगे भी और डिसिप्लिन में भी रहेंगे। कोई दूसरा टीचर कहता है कि नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, हम तो फ्रेंडली रहेंगे तो बच्चे ज्यादा सुनेंगे, तो ये कैसी नॉलेज है, सब्जेक्टिव नॉलेज है, डिसिप्लिन के ऊपर सबकी अपने एक्सपीरियंस से गेन की हुई नॉलेज है। आपका एक्सपीरियंस कुछ और कहता है कि फ्रेंडली रहो, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है डिसिप्लिन रहो, ज्यादा स्ट्रिक्ट रहो तो ठीक है, सब्जेक्टिव नॉलेज है, वो नॉलेज जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है, उसको हम सब्जेक्टिव नॉलेज बोलते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज नाम से क्या लग रहा है, कैसी नॉलेज है प्रोसीजरल नॉलेज, जैसे हर काम को करने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, ठीक है, तो कोई भी काम इफेक्टिवली हो उसके लिए आपको पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है, टीचिंग का ये पूरा 40 मिनट्स के पीरियड में आपका एक प्रोसीजर होता है पढ़ाने का, ठीक है, आप आए क्लास में, आपने अपने टॉपिक का इंट्रो दिया, फिर आप पढ़ाना शुरू करते हो, लास्ट में रिकैपिचुलेशन होता है, रिवाइज करवाते हो आज का टॉपिक, 10 मिनट पहले छोड़ देना चाहिए, अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, मैं बता रही हूँ, तो ये एंड तक तो लिखते रहते हो, लास्ट में ये लिखते दूसरी टीचर पढ़ देना, उनका 5 मिनट हो गया, ठीक है, वो नहीं करना, कोशिश करना 10 मिनट पहले अपना माइंड अप करो, पूरा 10 मिनट, उससे रिकैपिचुलेशन एक ब्रेन में आज हमने क्या पढ़ा, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कराया करो, और होमवर्क असाइनमेंट वगैरह लिखवा लो, तो 10 मिनट पहले उसको माइंड अप किया करो,
वो नहीं होना चाहिए। इधर जब तक घसीट रहे हैं और फिर वो मैथ्स वालों को होता था सर मैम ये 2 लाइन लिख रहे हमारे स्कूल में भी सबके साथ होता है। मैथ्स वालों के काम ही इतने बड़े-बड़े बेचारे 2 सम करवाते हैं पूरा पीरियड खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो लास्ट में लिख रहे होते थे, टीचर खड़ी होती थी, मैम 2 मिनट बस ये 2 मिनट दे दीजिएगा मैम बच्चों को, है ना, ये कंप्लीट करने के लिए आप मत करिएगा। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन ट्राई करना चाहिए 10 मिनट पहले। तो एक प्रोसीजर होता है, काम करने का तरीका होता है। ठीक है, प्रोसीजर अगर आपको कोई भी वर्क इफेक्टिवली कंप्लीट करना है तो यू शुड कंप्लीट सम प्रोसीजर। प्रोसीजर में बहुत कुछ आता है, हाउ टू ऑपरेट अ मशीन, ये भी एक प्रोसीजर। ठीक है, माइक्रोवेव में पिज्जा बनाना है, ओटीजी में पिज्जा बनाना, ये भी एक प्रोसीजर है। कुछ लोगों को आपने देखा है उनको मशीन की चीज समझ ही नहीं आती बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल ब्लैंक, मतलब उसको 2-4 चीजें समझा लो तो ये बटन ऐसे दबा के ऐसे करना है, छोड़ो मैं हाथ से ही कर लूंगा, ऐसे होते हैं लोग, है ना, वो जाना ही नहीं चाहते इतना मैकेनिकल उसमें, कैसे ये करना है फिर ये करना है फिर ये बटन दबाना है, रहने दो, सबसे इजी सॉल्यूशन हम ऐसे ही कर लेंगे, हाथ से ही कर लेंगे। ज्यादा मम्मी है ना, वो तो सीखना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी, नई चीजें नहीं वो करना चाहते, इतना सीख गए बहुत है, ज्यादा सिखाओगे अरे तो हम ऐसे ही कर लेंगे, यही ठीक है। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज होता है एक पर्टिकुलर प्रोसीजर जो आप फॉलो करते हो किसी भी चीज को, एक मशीन ऑपरेट करनी है, कोई काम बनाना है, कुकिंग का भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है ना। हम सब्जी भी बना रहे, पहले ऑयल डालेंगे, गरम होगा, फिर वेजिटेबल्स को कट करके डालेंगे, तो इस तरीके से। ठीक है, तो पर्टिकुलर पूरा प्रोसीजर होता है किसी काम को करने का, तो उसी प्रोसीजर की नॉलेज को ही बोलते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। ठीक है, ठीक है, तो प्रोसीजरल नॉलेज को बोलते हैं। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। नहीं वो नहीं होता है। इधर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है कैमरे में? यस सर, दिख रहा है। एक याद आ रहा है जब मैं फर्स्ट ईयर में कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा था यार, लर्निंग एंड टीचिंग में कंस्ट्रक्टिविज्म, मैंने क्या बोला था कि वेरी गुड। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या था, जहां मैंने बोला था कि हम डायरेक्ट जाके ये नहीं बोलते हैं कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम की तरह बच्चों के सामने वो प्रेजेंट करते हैं, बच्चों को बोलते हैं आंसर ढूंढ के लाओ, फिर सब आंसर ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, याद आ रहा है? फिर टीचर फाइनली सम अप करती है कि इसका आंसर सही था गलत था, फिर वो कॉन्सेप्ट बताती है, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो अगर इस तरीके से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो हमने कंस्ट्रक्टिविज्म में हमने पढ़ रखा है तरीका, प्रॉब्लम की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चा उसको सॉल्व करने में नॉलेज गेन कर रहा है, और ऐसी नॉलेज परमानेंट होती है, बच्चा कभी भूलेगा नहीं कि उसके सॉल्यूशन वो खुद ढूंढ के लाया है। इस फॉर्म में अगर आप नॉलेज बच्चे को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो एज अ टीचर, बीएड में हम एज अ टीचर ही बात करते हैं, एज अ टीचर अगर आप इस फॉर्म में बच्चे को नॉलेज कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, तो हमारी नॉलेज कैसी है, मतलब बच्चों की नॉलेज कैसी नॉलेज बन रही है, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। ठीक है, ये बियॉन्ड एकेडमिक्स होती है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम हमने डिमेरिट्स में हमने ये भी पढ़ा था कि ये टाइम टेकिंग होता है, हर टॉपिक अगर मैं कंस्ट्रक्टिविज्म से पढ़ाने लग जाऊं, मेरा 2 चैप्टर भी खत्म नहीं होगा पूरे साल में। हाँ, लेकिन जो टॉपिक आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, आगे क्लासों से रिलेटेड है, जैसे अभी बच्चा 6 में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, 7 में पढ़ रहा है, लेकिन आपको पता है कि यही कॉन्सेप्ट जाके 10th में भी चलने वाला है। ठीक है, जैसे आई थिंक 7 में एसिड बेस बच्चा पढ़ता है, वही एसिड बेस फिर 10th में पढ़ता है, मेटलर्जी पढ़ता है 8th में, वही टॉपिक फिर जाके 10th में पढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक है जो आपको लगता है यहाँ अच्छे से सीख के जाएगा तो आगे और अच्छा रहेगा, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आप एज ए टीचर ट्राई कर सकते हो कंस्ट्रक्टिविज्म में पढ़ाने। ठीक है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज, याद रहेगा, देखो कुछ नहीं है, मैं बोलती हूँ ना हमेशा, तुम इस पे फोकस करो ना, और याद रखो, लाइनें अपने आप नहीं बना सकते, लाइनें तो इतना तो लेखक, हर कोई लेखक लेखिका होता है, लाइनें तुम इस पे फोकस करो, मेन पॉइंट देखिए क्या है, हम यही तो होगा कि पॉइंट्स भी याद रहते हैं, हम लोग की लाइनें कुछ भी नहीं रटनी बीएड में, तो तुम ये पॉइंट लिखोगे, जब रिसीव विग्रहण करना होता है, हिंदी में बढ़िया से बना के लिखो, शिक्षक से जो क्या बोलेंगे उसको, स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, छात्र छात्राएं जो ज्ञान मतलब प्राप्त करेंगे, उसी को ये बोलते हैं रिसीव नॉलेज। इस तरीके से लाइन बना के लिखनी पड़ेगी।
डिक्लेरेटिव नॉलेज अगेन वही है, ठीक है। डिक्लेरेटिव नॉलेज जो प्रायरी नॉलेज है, ठीक है, जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है। प्रायरी नॉलेज सेम, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ प्रायरी नॉलेज, ठीक है। डिक्लेरेटिव नॉलेज वो होता है जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है, हम मान रहे हैं खाली विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है, वही होता है डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो हम प्रायरी नॉलेज में हमने बोला ना कि ऑलरेडी चल रही है चीजें और हम उसको सीख रहे हैं बस, और आप कोई क्वेश्चन भी नहीं उठा रहे हो, फुल्ली प्रूव्ड है, सालों से चल रहा है, तो वही है डिक्लेरेटिव नॉलेज। मैम डिक्लेरेटिव नॉलेज का कोई एग्जांपल? जैसे सोलर सिस्टम के बारे में है, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, वो पहले 9 प्लैनेट्स बताते थे, हम 9 प्लैनेट्स मानते थे, अब उन्होंने 8 प्लैनेट्स बोल दिया तो हम 8 प्लैनेट्स मानते हैं। आप खुद से तो कोई रिसर्च करने नहीं जा रहे हैं ना, जो आ रहा है हम मान रहे हैं, जो डिक्लेरेशन हमारे सामने आ रही है हम वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स एज इट इज, ठीक है, वी आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट्स एज इट इज, हम उसमें तो चेंज करने नहीं जा रहे ना क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। मैम ये जो टाइप्स हैं इनको आप हिंदी मीडियम में भी लिखवा दीजिए। क्या कह रहे हो? ये जो टाइप्स हैं इनको आप हिंदी मीडियम में भी लिखवा दीजिए। टाइप अभी बता दो, गूगल में से देखना पड़ेगा। हाँ जी, हेडिंग लिखवानी पड़ती है ना, मैं ऐसे थोड़ी कर बोलूं। हाँ जी, तो हेडिंग साथ साथ हिंदी में भी लिखवा मैं दीजिए। वो बता देती हूँ आपको, ठीक है, जस्ट हाँ जी मैम, करो फिर बता दो। ओके अब मैम, तो थैंक यू। बालाजी वाले में भी ना प्रोसीजरल नॉलेज 2 बार लिखा है, तो एक तो प्रॉसी लगा दो, ठीक है। फंक्शनिंग नॉलेज भी वही है, देखो जैसे बालाजी वाले में फंक्शनिंग नॉलेज वो भी काट दो, वो भी प्रोसीजर सेम होता है, हाउ टू डू अ थिंग होता है, ठीक है, काटो। कंडीशनल नॉलेज, ठीक है, लास्ट एक रहेगा आपका कंडीशनल नॉलेज, मैं बताती हूँ आपको। कंडीशनल नॉलेज, कंडीशनल नॉलेज देखिए, कंडीशनल नॉलेज डिफरेंट कंडीशंस में आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है डिफरेंट कंडीशंस को, ही होती है कंडीशनल नॉलेज। देखो इधर, हर कंडीशन में आप एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते हो, है ना, कंडीशन देख के, सिचुएशन देख के हमें अलग-अलग टाइप से बिहेव करना पड़ता है, अलग-अलग टाइप से चीजें करनी पड़ती हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल नॉलेज। वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडीशनल नॉलेज। अब देखते हैं हम इसका हिंदी का, एक्सप्लिसिट का, टैसिट का, इसलिए ही देखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड्स। पास हो गए ना, तो पार्टी तो लेते हैं। नहीं, एमडी वगैरह में किसी का बैग लगा गया क्या? नहीं ना, किसकी है ये? आपकी है ये? कौन से में? पहला पेपर किसने लेट थी? वही तो बात है, आपसे बात करता है। सेकंड है, कंटेम्परेरी सेकंड है, फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। अच्छा, स्पष्ट ज्ञान, एक्सप्लिसिट नॉलेज इज हिंदी में लिखिए, एक्सप्लिसिट नॉलेज स्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, एक्सप्लिसिट का स्पष्ट ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान। ऑनलाइन हिंदी स्टूडेंट, हिंदी टर्म्स आर given now, write it down, स्पष्ट ज्ञान। ओके मैम। निशब्द ज्ञान, basic knowledge। निशब्द मतलब आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो ना, निशब्द ज्ञान ज्यादा है। निशब्द ज्ञान, जैसे
रिसीव्ड वाला प्राप्त ज्ञान। क्लास डोंट टर्म बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नहीं सुनाई देगा हिंदी टर्म, ठीक है? हिंदी स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. आप लोग लिख रहे हो? Yes, ma'am. प्राप्त लिखा है, प्राप्त ज्ञान, रिसीव्ड नॉलेज ना, प्राप्त ज्ञान। प्राप्त प्राप्त क्या होता है? प्राप्त ही होगा, तुम्हारा वो हट करके अलावा दिखाओ, रिसीव्ड क्या? ठीक है मैम, मान गया। सब्जेक्टिव नॉलेज है व्यक्ति परक ज्ञान। मैम ये सही बता रहा ना, क्योंकि गूगल ऐसी इतनी हिंदी मेरी खराब नहीं है, वो पढ़ के पता चल जाता है इस टर्म का ये हो सकता है कि नहीं सकता। सब्जेक्टिव नॉलेज का व्यक्ति परक ज्ञान, ये सब्जेक्टिव है। नंबर 9 ये प्रक्रिया होती है ना, प्रोसीजरल, प्रोसीजर जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रियात्मक, ये प्रोसीजरल वाला प्रक्रियात्मक ज्ञान। किसी प्रक्रिया को कैसे करना है, ठीक है? प्रक्रियात्मक ज्ञान। नाम दिख नहीं रहा है नीचे। नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, मैं साइड में लिख देती हूँ। प्रक्रियात्मक ज्ञान। मैम बंद होने वाला फोन, बैटरी लो है इसकी। अरे मैम प्रक्रियात्मक ज्ञान। नाम इधर भी नहीं दिख रहा है, आप ऊपर लिख दीजिए। ज्वाइन करना पड़ेगा क्या?
दूसरा याद नहीं, दूसरा जो याद है पहले उसी को टीचर से लेते हैं अथॉरिटी वाला, ये तो याद ही रहेगा, तुम भी तो टीचर ही बनोगे, अथॉरिटी तो बन रहे हो, तुम नॉलेज दे ये तो बड़ा पागल है, पता नहीं क्या है। डॉली चाय वाला बताओ, एमबीए स्टूडेंट, आईआईटी बॉम्बे से स्टूडेंट हायर कर रहा है, सैलरी दे रहा है। डॉली और एमबीए है। नहीं, डॉली ने आईआईटी बॉम्बे से लोगों को लिया है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। Am I visible and audible class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। मैम एक बार 10 से दोबारा रिपीट कर दीजिए, वॉइस ब्रेक हो गई थी Visible to all of you? मैम। एक बार 10 पॉइंट से दोबारा रिपीट कर दीजिए, हिंदी में वॉइस ब्रेक हो गई थी आपकी। आप बोल रहे हो क्लास कीप क्वाइट बेटा, नहीं सुनाई दे रहा है। Am I visible? यस मैम। मैम मैं कह रही हूँ एक बार 10 पॉइंट से आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। You were not audible clearly. मैम एक बार आप पॉइंट्स को दोबारा हिंदी में रिपीट कर दीजिए। ब्रेक हो गई ना, पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं। बड़ा ये तो स्पीकर इस तरफ से है, इसको वो करो, वॉल्यूम वहाँ पिन कर दो और वॉल्यूम क्लास डोंट टॉक बेटा, सबको निकाल दूंगी बाहर से, मत जाओ। जो एक को सुन रहे हैं ना सही से वही बैठेंगे क्लास में। इतनी बातें, रुक जाओ, वो भी पढ़ ही रहे हैं ना, कभी आपको भी ऑनलाइन अटेंड करना पड़े, इतनी डिस्टर्बेंस में कैसे सुनाई देगा। कोई बात नहीं, अब उनकी मजबूरी है, वो पढ़ रहे, पढ़ने तो दो उनको। एम आई ऑडिबल, प्लीज कंफर्म। यस मैम, लेकिन मैम Yes, बोर्ड yes, क्लियर ma'am. नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा आपको? यस मैम, क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर है। ओके वी आर एट Gosh. अब आप नहीं बोलोगे, आप कोई भी बोलेगा नाउ नोबडी विल टॉक, क्योंकि ये बोर्ड दिख नहीं रहा, तो मैं उनको बोल के बता रही हूँ कि हिंदी वर्ड्स क्या है, तो उनको सुनाई नहीं देगा, तो प्लीज डोंट टॉक, ठीक है। हिंदी स्टूडेंट्स अभी बोर्ड नहीं दिख रहा दिखता, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। थोड़ी देर में आपको बता देती हूँ जो भी मैंने हिंदी टर्म्स लिखे हैं। इज इट ओके? ओके मैम। ओके, एक्सप्लिसिट नॉलेज इज स्पष्ट ज्ञान, हिंदी के बच्चे स्पष्ट ज्ञान, ठीक है, क्योंकि इसको हम बोल के क्लियरली समझा पा रहे हैं किसी को, तो स्पष्ट ज्ञान, ठीक है। टैसिट जो हम
एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, हाईली पर्सनल नॉलेज है ये, ठीक है, अपने बारे में, तो निशब्द ज्ञान, ठीक है, निशब्द ज्ञान। रिसीव नॉलेज इज प्राप्त की अपनी अथॉरिटी से, तो प्राप्त ज्ञान। ओके मैम। ठीक है, सब्जेक्टिव नॉलेज है व्यक्ति परक ज्ञान। ओके मैम। व्यक्ति परक ज्ञान जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, चेंज होता रहता है। आप किसी और चीज के बारे में आपकी कोई और ओपिनियन हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है। व्यक्ति परक ज्ञान। प्रोसीजरल नॉलेज होती है प्रक्रियात्मक ज्ञान, किसी प्रक्रिया को कैसे किया जा रहा है, किसी प्रोसीजर को कैसे करना है, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ओके मैम। कंस्ट्रक्टेड नॉलेज इज ज्ञान निर्माण, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना बच्चों के, ठीक है, ज्ञान निर्माण। फिर डिक्लेरेटिव नॉलेज है जो घोषणात्मक ज्ञान, घोषणा करना, डिक्लेयर करना, घोषणात्मक ज्ञान। और ये कंडीशनल नॉलेज है सशर्त ज्ञान, किसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर, ठीक है, कि ऐसी कंडीशन होगी तो आप क्या करोगे, सशर्त ज्ञान। ओके मैम। हमने यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे टाइप्स, मेथड, सोर्सेज, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड नोइंग, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज हो गया, सोर्सेज हो गए। अब इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, अब कुछ हमें डिफरेंशिएशन करने हैं, ठीक है, डिस्टिंक्शन करनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रूथ, ऐसे, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कहाँ मिला किसी को, पेज नंबर कितना है? मैम पेज नंबर 20 इंग्लिश। ओके, नहीं, इंफॉर्मेशन और नॉलेज का सॉरी 21। नॉलेज और ना इंफॉर्मेशन, हम मैम ये तो बोल रहे हैं, हाँ, इंफॉर्मेशन, सूचना और ज्ञान। ये तो फिलॉसफी आ गई, हाँ, ये डिफरेंशिएशन था। मिला किसी को वाला जो है मैम, हाँ, लक्ष्मी वाले में, हाँ, एक गाड़ी चाहिए। मैम ये भी विश्वास और हाँ, ये रहा, ठीक है। ये रहा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। क्लास अगेन यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग। चीज हाँ, अकेली नहीं, इतना नहीं बेटा, ठीक है ना, उनको नहीं सुनाई देता ना, जो ऑनलाइन है, फिर ये जाती है रिकॉर्डिंग, फिर अच्छा भी नहीं लगता कि कैसी क्लास है, इतनी बात करती रहती है सारे दिन। इंग्लिश वालों को तो मिल गया, हिंदी में मिल गया इंफॉर्मेशन और नॉलेज का, देखो लाओ दिखाओ का, देखो हिंदी वाले बच्चों 18 पेज नंबर पे है डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन और नॉलेज, और इंग्लिश में कहाँ पे है? 21। अभी निकाला था ना आपने? 21। टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। बालाजी, ठीक है, बालाजी बता रहे, मैं केयूके का भी बता देती हूँ। नहीं मुझे मिलेगा। लक्ष्मी, अरे बाकी बच्चे होंगे ना ऑनलाइन पे। लिख दो मैम। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। हिंदी बालाजी, हिंदी बालाजी, हिंदी पेज नंबर है आपका 18।
बालाजी इंग्लिश पेज नंबर 21। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों पेज नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब अपनी बुक दीजिए लक्ष्मी वाली। के का कोई स्टूडेंट है? ठीक है, ये पूरी टेबल दी हुई है, बहुत अच्छे से आप लोग भी फोटो क्लिक कर लेना है। डायरेक्ट टेबल से ऐसे समझने लिखने दोनों तरीके से आसानी रहेगी। ठीक है ना? ठीक है, के का कोई है तो आपकी बुक में है, लक्ष्मी की बुक में पेज नंबर 21। के लक्ष्मी की बुक पेज नंबर 21। एंड में जाने से पहले खींच लेना, ठीक है ना? क्लास में ठीक है। तो नॉलेज है वो एक वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नॉलेज है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इंफॉर्मेशन एक जस्ट उसका छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस लिखोगे आप। तो ये क्या है? वाइड कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे आ जाएगा आपका इंफॉर्मेशन। वो इसका एक स्टेप है, पार्ट है छोटा सा। ठीक है, इंफॉर्मेशन लोगे आप किसी चीज के बारे में, फैक्ट जानोगे, ठीक है, बाकी चीजें भी जानोगे, अथॉरिटी के पास भी जाकर सीखोगे, तो आपका एक टॉपिक के ऊपर नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगा। तो इंफॉर्मेशन उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, जस्ट अ स्टेप ऑफ नॉलेज, अ पार्ट, अ स्टेप या पार्ट। ठीक है, स्टेप या पार्ट होता है। ठीक है, जिसका नॉलेज का, मतलब शॉर्ट में बस आपको समझाने के लिए। तो ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है जिसका इंफॉर्मेशन एक छोटा सा पार्ट है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड तो क्या होता है? डेटा, फैक्ट्स जानने से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन लेना किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो ये हो सकता है रिलेटेड टू डेटा एंड फैक्ट। एक, हाँ एक बहुत, वो तो हम नंबर की बात नहीं कर रहे, किस चीज से रिलेटेड हो सकता है? फेक। हाँ हाँ, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं इंफॉर्मेशन तो कुछ भी हो सकती है, बस किसी चीज का डेटा लेना, फैक्ट लेना, सही गलत की बात तो हम कह ही नहीं रहे अभी। ठीक है, इंफॉर्मेशन फेक इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल, आजकल तो इतना सारा है झूठ की, उसमें आइडेंटिफाई करना कि सच कौन सा यही मुश्किल हो जाता है। और झूठ इतना ज्यादा फैल भी जाता है कि सच ही झूठ लगता है, इतना बुरा हाल है। इसमें से रिलेटेड टू डेटा एंड फैक्ट होता है, पर नॉलेज जो होता है ये होता है कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें प्रीवियस नॉलेज में नई नॉलेज जुड़ती है, ये पूरा प्रोसेस, और ये सिर्फ डेटा और फैक्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, वाइड कॉन्सेप्ट है। और बताइए, और बताइए, और क्या डिफरेंस है आपको, क्या लगता है? फर्स्ट क्या बताया आपने इसमें नॉलेज में? ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये है जस्ट एक स्टेप या पार्ट है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है, कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब बुद्धिमत्ता का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये क्या है? सिर्फ डेटा और इंफॉर्मेशन लेने तक, फैक्ट या डेटा कलेक्ट करने तक ही लिमिटेड है। ठीक है, और बताइए और क्या हो सकता है? ज्ञान प्राप्ति तो ये लिखता है, जो ये मानसिक और शारीरिक परिवर्तन करता है, नॉलेज ताकि डाटा कंट्रीब्यूशन, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, हमारे डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में नॉलेज हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अगर किसी चीज की नॉलेज है तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, पर इंफॉर्मेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं है इंटेलेक्चुअल के पूरे डेवलपमेंट में। किसी इंफॉर्मेशन ले लेके ही इंटेलेक्ट डेवलप नहीं होता, आपकी अपनी बुद्धि भी आपको यूज करनी पड़ेगी, आपको अपना रैशनलिज्म भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आप ये भी ले सकते हो, कंट्रीब्यूट या has a great significance in intellectual development. ठीक है, has a great significance in intellectual development. Intellectual development. डेवलपमेंट मैंने शॉर्ट में लिखा है।
यहाँ पे not as impactful as knowledge. नॉलेज की तरह इम्पैक्टफुल नहीं है किस मामले में, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के मामले में। कितने नंबर आएगा? ये शॉर्ट नोट में है, ये लॉन्ग में नहीं आता, और इसके साथ इंटेलेक्चुअल और नॉलेज, फेथ एंड बिलीफ ऐसे मिक्स करके एक आधा आपको मिक्स करके देते डिफरेंशिएशन। ये शॉर्ट नोट का, हाँ नोट, ये नोट्स में आता है, डिफरेंस आपका नोट्स में ही आता है। क्या है इसमें भी मैम लिखना बहुत पड़ता है। हाँ 4 नंबर होते हैं ना, तो 2 पेज, एक मतलब ये फ्रंट लिखा, फिर इतना तो भरना ही पड़ता है 4 नंबर के लिए। जैसा फर्स्ट ईयर का होता था बिलीफ एंड ट्रूथ, ठीक है। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के बाद जो सेकंड डिफरेंशिएशन है आपका बिलीफ एंड ट्रूथ। मतलब ऑलमोस्ट मैंने आपको समझा दिया, उसकी फोटो क्लिक कर लेना, 3-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और पैराग्राफ में लिखोगे तो फिर और डिटेल में, लेकिन पॉइंट में लिखो तो ज्यादा अच्छा होता है, टेबल बना के और अच्छे से थोड़ा नोट बनाओ इसके, ठीक है, और मिल जाएंगे पॉइंट। मेन फैक्ट्स ये, ठीक है, मेन फैक्ट्स ये है। अब लिखेंगे बिलीफ एंड ट्रूथ। सत्य और विश्वास, belief and truth. Second differentiation is belief and truth. Online students, am I audible? Are you getting the point? Yes, 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 ma'am. 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 Belief, truth. Belief and truth. ट्रूथ जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है, सबके लिए एक ही होता है। पर जो बिलीफ होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मैं किसी चीज को मानती हूँ, हो सकता है आप नहीं मानते हो, ठीक है। मेरे लिए एक बिलीफ है कि सुबह अगर आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के निकलो आपका दिन अच्छा जाता है, ये मेरी बिलीफ है। कोई नास्तिक है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है भगवान को ही ना मानता हो, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। पर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो सच है, तुम मानो ना मानो वो नहीं बदलने वाला, ठीक है ना, वो एक सच है, वो सच ही रहेगा। ट्रूथ सबके लिए एक होता है पर बिलीफ सबके लिए एक नहीं होता। आपकी बिलीफ कुछ और कहती है, आप किसी और चीज को सही मानते हो, मैं किसी और चीज को सही मानती हूँ, है ना, तो अपना अपना ओपिनियन है लोगों का, ठीक है। अब तुम सही गलत में बोलते हैं ना, तुम ज्यादा डेप्थ में जाओगे, फिलोसफी में जाओगे, फिर दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं होता। आपके हिसाब से गलत है, उसके हिसाब से सही है, तो आप कैसे कह सकते हो सही गलत? तो फिर दुनिया में इस हिसाब से देखो तो कुछ भी सही गलत है ही नहीं, है ना। हम बोलते हैं उसने झूठ बोल के गलत कर दिया, अब वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, नहीं झूठ बोले से मुझे प्रमोशन मिल रही है, मेरी सैलरी बढ़ रही है, या मेरे जॉब में कुछ अच्छा हो रहा है, मैं तो बोलूंगा, तो उसकी बिलीफ है। मैं नहीं बोलती तो मेरी हिसाब से बहुत ही गलत है, ठीक है ना। तो अपनी अपनी थिंकिंग है, तो उस हिसाब से दुनिया में अगर ऐसे सोच जाएंगे कुछ भी सही गलत नहीं है, ठीक है ना, बिलीफ है बस, पर्सन टू पर्सन जो वेरी करती है। तो ये होगा ट्रूथ होगा, वो कैसा होता है, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल होता है। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन, ठीक है, आदमी के उस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। बिलीफ जो है वो सब्जेक्टिव होता है और ट्रूथ जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और ये होता है ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और क्या होता है, जो ट्रूथ होता है वो प्रूव्ड होता है, हमेशा जो सच है उसको प्रूव्ड होता है। तुम कहीं से भी जो सच बात होगी ना, प्रूफ आज नहीं तो कल हो जाती है, प्रूव्ड होती है। पर बिलीफ कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको प्रूव कर दो, उसमें प्रूव करने वाली कोई चीज है कि मेरा मानना है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये होता है ट्रूथ होता है वो प्रूव्ड होता है, ठीक है। ये ऑडिट है, हाँ
ऑपोजिट है ना दोनों चीजें। ये फैक्ट्स की बात करो जो बिल्कुल हमेशा सच ही होता है। ये बिलीफ आपके हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन अब अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है कि तुम बोलोगे नहीं घूमता, मैं बोलूंगी घूमता, ऐसा कुछ नहीं, वो घूमता ही है, उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड है ये वेरी पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। मैंने ऐसे आपको एक दो बना के लिखा दी ताकि समझ में आए आपको कैसे लिखना है। ऐसे पॉइंट वाइज लिखो ना, टेबल बना के ज्यादा अच्छा रहता है। पैराग्राफ से इट्स बेटर टू राइट इन पॉइंट्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होता है, चेंज होता रहता है, पर ये प्रूव्ड फैक्ट्स है। ठीक है, इसको सेंटेंस में अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे। मिल गया था आप लोगों को बालाजी बुक में बिलीफ एंड ट्रूथ इंग्लिश वाले में, पैराग्राफ में है ये। ठीक है, इसी को हमने ऐसे उसको भी टेबल में बना रखा होगा, इसको बिलीफ एंड ट्रूथ को। नहीं मैम टेबल में नहीं, पैराग्राफ में है। तो आप उसको पढ़ के देखो, आप उसको पढ़ के अपने पॉइंट निकाल के उसको टेबल में, दो तीन एग्जांपल तो मैंने ही दे दिया कैसे लिखना है। देखिए इधर लिसन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, ठीक है, आप ऐसे इसका डिफरेंशिएशन का एक टेबल बना लीजिए। दो तीन पॉइंट्स तो मैंने बता दिया आपको कैसे लिखना है, उस पैराग्राफ में भी है, अगर उसको पढ़िए और उसमें से पॉइंट निकाल के टेबल बना लो, टेबल ज्यादा अच्छा रहता है। और ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे खत्म होगा। तुम पूरी सुंदर सजा सजा के लाइनें लिखो, जगह भी भरना चाहिए, है ना, खाली पैड के लिए में जगह भी भरना है सुंदर सुंदर। ये बहुत अच्छे से एकदम लिखेंगे, बहुत बढ़िया से पूरी पूरी लाइनें निकालो, एकदम सजा के, जितने भारी भरकम वर्ड यूज कर सकते हैं पूरा भर के हम एक पॉइंट इधर लिखेंगे, एक पॉइंट उधर लिखेंगे, पूरी टेबल हमारी भरी हुई दिखनी चाहिए ऐसा। ठीक है, तो बिलीफ एंड ट्रूथ क्या होता है? बिलीफ होता है हम जिस चीज को मानते हैं लेकिन हम प्रूफ इसका कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ, आप नहीं मानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर जो ट्रूथ है वो हमेशा यूनिवर्सल है, सबके लिए एक जैसा है, ऑब्जेक्टिव है, उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी प्रूफ है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग एंड एनालिसिस। रीजनिंग एंड एनालिसिस third one is reasoning and analysis. ये मिल गया सबको? रीजनिंग एनालिसिस मिल गया आपको इंग्लिश में? रीजनिंग एनालिसिस मिल गया? बताइए, दिखाइए। पैराग्राफ ही है ना, पॉइंट बना दो। इसमें तो वही आ गया, आग बनाओ नहीं क्या आराम से क्लियर होगा। फिलॉसफी का जो है ना वो घिसा पिटा क्वेश्चन फिक्स ही आएगा, ये नॉलेज नोइंग वाला फिक्स है, टाइप सोर्सेस फिक्स है, फिक्स, ये कुछ क्वेश्चन फिक्स है, वो आ नहीं है तो पास ही है। रोल ऑफ टीचर इन लर्नर एंड नोइंग एंड रोल ऑफ नोअर एंड नोन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फिक्स है। एक टीचर क्या करता है तो आंख बंद करके ना रीड करके जाओ तो भी पढ़ लूंगी। लर्नर को क्या करना चाहिए और टीचर को क्या करना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। हाँ, तो ये लर्नर इस पूरा टॉपिक इस बार भी है। ठीक है, ये अकेली ऐसी बातें करती है, हमारे में नहीं आए तो तुम्हारे में। मेरे पीछे बैठ के पूछो, एमडी वालों का पेपर देखना एक बारी। तो ये तो मैंने आपको बोला ही था, बच्चा है ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करना। आसान था एमडीयू का, बहुत इजी था, हमारा तो बहुत आसान था। देखो लिसन क्लास, देखो
पेपर वही रहता है, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस तो जाएंगे नहीं। हाँ, क्वेश्चन को बीच में से उठा के आपको दे सकते हैं, है ना, डायरेक्टली ना पूछ के किसका मिशन का बोलो, घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, यही तो करते हैं, और क्या कर सकते हैं। पूछ लेते हैं बस, और कुछ नहीं, आंसर को लिखना आपको वही रहता है ना। और यहाँ पे अंदर की चीजें भी हम इतने डेप्थ में बताते हैं आपको कि अगर आप ध्यान से सुनो ना तो पता रहेगा कैसे वो करना है। कोई बात नहीं, चलिए रीजनिंग एंड एनालिसिस क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, लिसन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो आपकी अपनी रीजनिंग है, ठीक है। आपको रीजनिंग पावर होगी तभी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे, ठीक है। रीजनिंग लगाना, अपनी लॉजिक लगाना, समझना चीजों को। एनालिसिस करना क्या होता है? एनालिसिस करना होता है किसी एक चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना और फिर उसकी पूरी स्टडी करना, कैसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। या कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टेटमेंट है, एनालिसिस में मान लो ये प्रॉब्लम है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स करो, समझो पहले। जैसे मैथ्स में ये कोई बड़ा सा न्यूमेरिकल है तो हम पहले फर्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, पूरा एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये होता है, तो ये होता है एनालिसिस। और रीजनिंग होती है बस आपको जस्ट रीजन देना है। रीजनिंग में क्या होती है, आप बस अपना लॉजिक लगा दो कि ऐसा करना है, पर एनालिसिस में आप पूरा स्टेप वाइज उसको ब्रेक डाउन करके सॉल्व भी करोगे। तो ये डिफरेंस है आपका रीजनिंग और एनालिसिस का, ठीक है। लगा तो नहीं लिखना है, लिखा है खाली लिखना है। हेलो, हाँ हाँ चले जाओ, मैं तो नहीं हूँ घर पे, मैं बाहर पर, तुम चले जाओ। डिफरेंस लिखना है सिलेबस में ना, डिफरेंस ही है, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस, ठीक है, तो डिस्टिंक्शन ही करना है। तो इसको भी पैराग्राफ को रीड करके ना इसमें से पॉइंट निकाल लेना आप, यही तुम्हारा होमवर्क है आज का। रीजनिंग की वो बनाओ, टेबल बनाओ आप, ठीक है, डिफरेंशिएशन का टेबल बनाओ। ठीक है, तो इसको बनाना आप। रीजनिंग और एनालिसिस का, रीजनिंग होता है जस्ट लॉजिक देना, और एनालिसिस होता है पूरा उसको ब्रेक डाउन करके उसकी एनालिसिस करना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसके बाद वाला टॉपिक है आपका वही है शायद, रोल ऑफ लर्नर एंड नोअर एंड नोन, वो वाला है शायद। वो तो फिलोसफीज है ना, वो तो बाद में, वो तो बाद में सेकंड यूनिट में है, वो फर्स्ट यूनिट तो खत्म करे पहले। देखो, रिलेटिव रोल ऑफ नोअर एंड नोन, नोअर एंड नोन मतलब टीचर और लर्नर। टर्म्स देखो अलग यूज किए हैं पर रोल उनका ही बताना है। रोल ऑफ नोअर एंड नोन, नोअर है वो टीचर है, हाँ, नोअर एंड नोन इन नॉलेज ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन। क्या रोल है नॉलेज ट्रांसमिशन और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में? नोअर और नोन का क्या रोल रहता है, मतलब टीचर और लर्नर का क्या क्या रोल है? नहीं, फर्स्ट यूनिट का ही बाद वाला पॉइंट है ना, डिस्टिंक्शन के बाद वाला। आप अपने को दीजिएगा एक बार, केयू का मैं देख लूँ। एक मिनट आप दिखाओ पहले, रुको, नहीं रुक जाओ। अगर केयू वालों का ये टॉपिक नहीं होगा ना, फिर जो होगा कॉमन ना वही पढ़ लेंगे, लक्ष्मी वाले, ठीक है, देख लेते हैं। कोई बात नहीं, तो जो कॉमन है पहले सबसे पहले वो पढ़ लेंगे, आइडियलिज्म वगैरह कॉमन है, ठीक है, जो है पहले वही पढ़ लेंगे। इनके पास इनकी सीधी फिलॉसफी आ गई। ये देखिए आपका भी एडमिशन, केयू के स्टूडेंट्स ऑनलाइन देखिए, ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये एमडीयू में फर्स्ट यूनिट में है, आपके फोर्थ यूनिट में है। टॉपिक इज सेम। फोर्थ यूनिट में आपका है, देखिए, नेचर ऑफ लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस एंड सब्जेक्ट मैटर। लर्नर का क्या नेचर होता है, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस और सब्जेक्ट मैटर में।
ठीक है, ये है आपका फोर्थ यूनिट का। ठीक है, लक्ष्मी बुक में जो फोर्थ यूनिट है केयू के स्टूडेंट्स के फोर्थ यूनिट का टॉपिक है और एमडीयू वालों का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। टॉपिक सेम है। एक मिनट रुक जाना, मैं आपका टॉपिक लिख दूंगा। ये देखो, या तो बालाजी में भी तुम लोग क्यों फोटो ले रही है, तो दे रखा हमारा हिंदी में दे रखा है, इंग्लिश में नहीं दे रखा है। हिंदी वाले की फोटो ले लेना, तो बना लेना। फोर्थ में तो ये है अध्यापक की अनुभव। नहीं नहीं, एक और पॉइंट है ना, वो देखिए तो सेकंड मिला, सेकंड पॉइंट आपको। फोर्थ यूनिट में है केयू के वालों के लिए, लक्ष्मी फोर्थ यूनिट में है आपका। इसमें ही नहीं है। यही वाला है, दूसरा नहीं दे रखा है। मैम फ्रेंड को नहीं करता है। सिलेबस में नहीं है। ये रहा आपका 47 पे जो है हिंदी की बुक में ना, वही है। 47 पे जो है देखिए हिंदी की बुक में व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन एसिमिलेशन एंड डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ही बात होती है। ठीक है, नॉलेज लेकिन उसमें टीचर का ही रोल है खाली, लर्नर का नहीं है, लर्नर का भी करना पड़ेगा। इन नॉलेज ट्रांसमिशन तो मैम हम लर्नर का 5 तरीके से लर्नर का होगा ही देखिए। ये नॉलेज ट्रांसमिशन, ये एमडीयू गुरुग्राम के जो बच्चे हैं ना, ये यूनिट 1 का टॉपिक है। बाकी केयूके वाले बच्चों के लिए फोर्थ यूनिट में ये टॉपिक है। आपके टॉपिक भी मैं लिख दूंगी यहाँ पर, कोई दिक्कत ना हो। ये सेम टॉपिक है वो केयूके के लिए फोर्थ यूनिट में है, यूनिट 4। टॉपिक बताना एक बार, टॉपिक बताओ। हाँ, नेचर ऑफ learner and learning process नेचर ऑफ लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस and subject matter. लर्निंग प्रोसेस एंड सब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट तो है ये दोनों सेम है, देखिए इधर। ठीक है, केयूके का यूनिट 4 देखिए इधर देखिए। टीचर नोअर है, देखो जब नोअर एंड नोन में टीचर नोअर है, नोन कौन है, लर्नर है। ठीक है, तो इसमें रोल ऑफ टीचर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ टीचर देखते हैं, क्या रोल है पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो क्या है, ठीक है, सबसे पहला होता है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना अपनी क्लास में। ठीक है, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाना। ठीक है, जहाँ बच्चा फ्री टू टॉक हो। ठीक है, फ्री टू टॉक हो, जहाँ पे वो बच्चा क्या हो, आपसे कोई भी क्वेरी पूछने के लिए फ्री हो। ऐसा नहीं आपने डांट के डरा धमका कर रखा है कि वो बच्चा कुछ पूछ ही नहीं रहा डर के मारे। ठीक है, टू काउंसिल लर्नर्स एट एवरी स्टेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के हर स्टेज पे बच्चों की काउंसलिंग करते रहना, बात करते रहना, उनसे जानना कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ईदर इट्स एकेडमिक और इमोशनल और रिलेटेड टू एनीथिंग। कुछ भी इशू हो सकता है, बच्चा घर से अपसेट है, घर में उसकी मम्मी बीमार हो गई है, बहुत ज्यादा अपसेट है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, एट एवरी स्टेज टीचर को चाहिए काउंसलिंग करता रहे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टू डेवलप देयर स्पेसिफिक एबिलिटीज, पढ़ाने के साथ साथ
अगर आपकी क्लास में बच्चे की कोई स्पेसिफिक एबिलिटी है, बच्चा किसी फील्ड में बहुत अच्छा है, तो आपको ट्राई करना चाहिए एज अ टीचर, उसको डेवलप करे, उसको मोटिवेट करो उस फील्ड के लिए, ठीक है। टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्निंग, फॉर लर्निंग के लिए मोटिवेट करना, हेल्थी एनवायरनमेंट देना अपनी क्लास में, वेरियस कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज कराते रहना अपनी क्लास में, ताकि बच्चों का जो मोटिवेशन है वो बना रहे। फ्रीडम टू स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को फ्रीडम प्रोवाइड करना, कोऑपरेटिव बिहेवियर रखना, ठीक है, बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, अमंग स्टूडेंट्स टू लर्न। अब क्या, अब स्टूडेंट का क्या रोल है, टीचर की ड्यूटी हो गई, लर्नर क्या करे तो अच्छे से सीख सकता है, ठीक है। लर्नर तब अच्छे से सीख सकता है व्हेन दे बिलीव दे कैन लर्न। कल हम बोले थे, टीचर बोल देते हैं ना बच्चों को, कोई टीचर बोल देती है क्या रे तू तो कर ही नहीं सकता, तू रहने दे, पहले ही बोल देते हैं तो फिर कैसे, ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स कभी भी नहीं बोलने चाहिए। इन डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट रेट्स, ठीक है, आप ये मान के चलिए, टीचर को मान के चलना पड़ेगा, हर एक लर्नर डिफरेंट रेट पे सीखता है और डिफरेंट तरीके से सीखता है, ठीक है, सबको एक ही डंडे से नहीं चल सकता, और अब वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। कोई अगर सिर्फ समझाने से ओरली समझ आ रहा है, किसी को चार्ट मॉडल की जरूरत पड़ सकती है, उसको नहीं समझ आ रहा आपके ओरल बोलने से, तो वो चार्ट देख के अच्छे से समझ पा रहा है, तो सबका समझने का तरीका अलग होता है, ठीक है। क्लासरूम एंड स्कूल एनवायरनमेंट सपोर्ट इमोशनल, सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल नीड को अगर सपोर्ट करेगा तो लर्नर ज्यादा अच्छे से सीख सकता है। लर्निंग इज ऑथेंटिक, ठीक है, ऑथेंटिक मतलब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। जैसे मनी वाला चैप्टर है आजकल छोटे बच्चों को, तो मार्केट का ये खरीदा वो खरीदा रिलेट कर दे रहे, केस स्टडी दे देते हैं, टॉय बना देते हैं, ये बना देते हैं कि आप इतने पैसे लेके गए मम्मी पापा के साथ, इतना पिज्जा ऑर्डर किया, बर्गर ऑर्डर किया, इतने पैसे क्या है, जो टोटल आपका कितना हुआ, कितना मनी रिटर्न हुई, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेट करके पढ़ाइए तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और सीखेगा भी। जैसे लोग फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं मैंने तो साइन थीटा कॉस थीटा मेरा कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो जब आप आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ते हो वहां होता है, लेकिन हाँ ऐसे तो डेली लाइफ में देखो तो कोई यूज नहीं है, वही बात। When they feel respected, तो वो इसलिए पढ़ाते हैं ना बेटा कि आगे किसको किस फील्ड में जाना है, वहीं से तो डिसाइड होता है, तो थोड़ा बहुत वो रहता है। रेस्पेक्टेड, बच्चे जब रेस्पेक्टेड फील करेंगे, नेग्लेक्टेड फील करेंगे तो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे आपकी क्लास में। When there is a positive relationship between teacher and student, जब स्टूडेंट डरे ना आपसे कुछ पूछने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है। When teachers provide explicit feedback designed to reduce the gap between a student's current and higher level of understanding, जब टीचर एक फीडबैक प्रॉपर दे पाए, बच्चे को कमी है ना, कमी तो सब बता के चले जाते, तो उससे नहीं होगा, नहीं होगा तो बताइए ना कैसे होगा, पेरेंट्स को बताइए, पेरेंट्स को भी बताइए, आप अकेले क्या कर लोगे, एक टीचर के पास 40-40 बच्चे हैं क्लासों में, उसको बताइए, पेरेंट्स को बुलाइए, काउंसलिंग करिए कि आप घर पे इतना करिए, मैं क्लास में इतना कर रही हूँ, बच्चे को भी अपने कॉन्फिडेंस में लो, समझाओ, नहीं कर पाओगे बोल तो दिया, क्या करवाना कैसे होगी तो बताओ, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर अ टीचर मस्ट, अब एक टीचर के लिए कब वो अच्छा करेगा, जब टीचर बिलीव करेगा ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, वो वाली बात नहीं कि बेटा तू नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको छांट के ही चलते हैं, तो वो वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। एंथुसियाज्म में पैशन दिखाओ जो आप सिखा रहे हो, ठीक है, मैं जो पढ़ा रही हूँ मुझे खुद ही इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चों को कहाँ से इंटरेस्ट आएगा। सेम बात हो जाती है, जब मैं किसी से बात कर रही हूँ, मुझे उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं तो मेरे चेहरे पे ही आ जाएगा, तो सामने वाला क्या इंटरेस्ट लेगा जब मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो ठीक है। तो जो भी चीज आप पढ़ा रहे हो, बता रहे हो, जो भी कर रहे हो, पहले तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में। आप खुद ही थके हारे मतलब पूरा बर्डन जैसा आप पढ़ाओगे, आपको ही लगेगा कि मेरे पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा। वर्क टुगेदर, ठीक है, साथ में काम करिए, चैलेंजिंग क्लास टास्क रखिए, पर ऐसे अचीव कर सको, इतना हायर क्लास रख दो कि बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ है ना, समझ रहे बच्चा क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, इसी में रहता है फुल मार्क्स। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, तभी तो मैं कह रही हूँ ये रिलेटिव रोल ऑफ नोअर एंड नोन, एमडीओ और गुरुग्राम में तो फिक्स ही है लॉन्ग में, ठीक है। और टीचर को कॉन्फिडेंट होने के लिए, अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाने के लिए टीचर को अपना सब्जेक्ट मैटर अच्छे से पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं पता होगा तो वो उतना कॉन्फिडेंट होगा ही नहीं क्लास में, तो फिर बच्चे भी नहीं इंटरेस्ट लेते हैं। फिर सारी यही चीजें ठीक है। तो टीचर का रोल है अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से जानना, इंटरेस्ट लेके पढ़ाना और बिलीव करिए कि आपकी हर एक क्लास का बच्चा, हर एक बच्चा सीख सकता है, ठीक है।
मोटिवेट करना बच्चे को, चैलेंजिंग टास्क कराना क्लास में, पर वो इतना चैलेंजिंग हो कि बच्चा अचीव कर सके। ठीक है। अब रोल ऑफ लर्नर है, लर्नर का भी यही है, एंगेज होना पड़ेगा, उसको एक्टिवली सुनना पड़ेगा टीचर क्या बोल रहा है। ठीक है। डेली लर्निंग के बेस पे उसकी असेसमेंट होनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, बच्चा डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिले। ठीक है, ये सब होना चाहिए। कोलैबोरेट इन पीयर असेसमेंट, बच्चा पीयर असेसमेंट में पार्टिसिपेट करे, जैसे आपस में एक दूसरे की नोटबुक एक्सचेंज कराते थे, तुम इसका चेक करो, तुम इसका चेक करो, पीयर असेसमेंट। ठीक है, तो ये सब में बच्चा पार्टिसिपेट करे। और मॉडरेशन एक्टिविटीज, बाकी जो एक्टिविटीज आप करा रहे हो उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लर्नर की? लर्नर शुड भी एक्टिव होना चाहिए, तभी वो सीखेगा, सुनेगा तो सीखेगा। फीडबैक दे, अपने टीचर को भी फीडबैक दे, यस मैम समझ में आया, नहीं आया, कुछ पार्टिसिपेट भी करे। ठीक है, क्वेश्चन भी करे, डाउट भी पूछे, और अपने टीचर को भी वो करे, आंसर तो करे। तो टीचर कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फुल क्लास में बैठ जाएगी, जो पढ़ा रहे तो ठीक है, नहीं पढ़ा रहे तो ठीक है, बस तो छोड़ दो हमें। कभी कभी बच्चों का ऐसा मूड होता है ना, कुछ बोलेंगे चुपचाप बैठे, तो तुम कुछ भी बोलो, कितने भी एनर्जेटिकली पढ़ा लो, वो सुनने के मूड में नहीं होते हैं। ठीक है, या तो इधर उसको उनका गेम पीरियड जाना हुआ है, कोई क्लास कैंसिल हुई है, और अरेंजमेंट में जब कोई टीचर जाती है तो उनको तो लगता है पता नहीं इसको तो खा ही जाओगी, क्योंकि हमारा गेम पीरियड कैंसिल हो गया, इनके चक्कर में एक्स्ट्रा पीरियड वगैरह जब लग जाती है, तो बच्चों का ऐसे रहता है मूड के, तो बोलेंगे नहीं कुछ भी पढ़ा लो। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। इनिशिएटर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, अपना काम टाइम से कर ले, जो होमवर्क मिला है वो सब कर ले, ये सब चीजें हैं। ठीक है, एगर फॉर लर्निंग होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, जो अच्छी क्वालिटीज है वो सारी हुई है। ठीक है, फिर आ गया रोल ऑफ टीचर इन एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज को एसिमिलेट कलेक्ट कहाँ से करना चाहिए? टीचर को वर्कशॉप, ट्रेनिंग, सीबीएसई ट्रेनिंग्स होती हैं, वो सब आप अटेंड करिए। ठीक है, वर्कशॉप, सेमिनार वगैरह अटेंड करिए। ठीक है, उससे आपको आपकी नॉलेज है वो अप टू डेट होती रहेगी। ठीक है, प्रोफेशनल मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग, ठीक है, पैनल डिस्कशन और अदर स्टडी प्रोग्राम सब ज्वाइन कर सकते हैं। और टीचर का क्या क्या रोल है? टीचर एज ए मैनेजर है, क्लास को मैनेज करके रखता है। ठीक है, मैनेजर है क्लास का। ठीक है, अब इसमें पूरा प्रोसेस भी आपको लिखना पड़ेगा। देखो इधर हमने वो लेसन प्लान पढ़ाया था, तो हम बोलते हैं ना पहले लेसन की प्लानिंग करती है, फेजेस पढ़े थे टीचिंग के फर्स्ट ईयर में, प्री टीचिंग फेज, फिर जो प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, वो तीनों फेजेस फिर से यहाँ एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। टीचर का पूरा रोल लेसन प्लान तैयार करने से लेके, ठीक है, एक क्लास टेस्ट या असेसमेंट लेने तक पूरा, वो फिर से आगे आपका सेकंड ईयर में। ठीक है, ये पूरे तीनों फेजेस आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। फिर टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है, टीचर रास्ता बनाता है बच्चों के लिए ताकि वो इजीली सीख सके। एनवायरनमेंट ऐसा रखता है, फैसिलिटेटर है, मैनेजर है, ठीक है, काउंसलर है टीचर, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो बस यही है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो भी अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना। लिसन, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और ये कोई अटेम्प्ट न कर पाए तो मतलब ही लॉन्ग में आता है। एमडी और गुरुग्राम का तो फिक्स क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। रोल ऑफ नोअर एंड नोन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या नॉलेज एसिमिलेशन या ट्रांसमिशन बोल लो, ट्रांसमिशन बोल लो, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, इस Yes, क्वेश्चन ये बहुत आसान क्वेश्चन है लॉन्ग के हिसाब से, और ये आता है, आता भी है ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। इसके आगे पढ़ाएगा ना, पेपर तो यही चलेगा।